हाँ भाई देखो, तो बात यह है कि आज का जो पहला टॉपिक है वो है मैट्रिक कैलकुलेशन इन EIGRP प्रोटोकॉल। ठीक है, कि मैट्रिक किस तरीके से कैलकुलेट होती है EIGRP प्रोटोकॉल में। देखो, अगर तुम्हें CCNA R&S का मैट्रिक कैलकुलेशन याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखो मैट्रिक अगर कैलकुलेशन की बात करते हैं तो मैंने अब अगर मैं बात करूं कि EIGRP की मैट्रिक क्या होती है, देखो अगर मैं बात करूं रिप प्रोटोकॉल की मैट्रिक का एक स्पेसिफिक नाम है, उसको हम क्या बोलते हैं, हॉप काउंट। OSPF की मैट्रिक का नाम क्या है, कॉस्ट। लेकिन क्योंकि EIGRP प्रोटोकॉल की जो मैट्रिक है वो 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो इसलिए उसका कोई टेक्निकली कोई नाम नहीं है, तो हम लोग ये बोल देते हैं कि EIGRP की जो मैट्रिक है ना वो कंपोजिट मैट्रिक है। ठीक है, कंपोजिट का मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में बता ही दिया था, समथिंग विच इज मेड अप ऑफ मल्टीपल कंपोनेंट। क्लियर। अब फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है 10⁻⁷ अपॉन बैंडविड्थ इनटू K1 प्लस K3 इनटू टोटल डिले अपॉन 256, सॉरी अपॉन 10 इनटू 256। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द EIGRP प्रोटोकॉल, EIGRP मैट्रिक। अब एक बात समझो, मैंने आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट क्या यूज होता है, बैंडविड्थ और डिले। बैंडविड्थ को हम क्या बोलते हैं, K1, डिले को हम क्या बोलते हैं, K3। अब तुम कहोगे सर बाकी फैक्टर्स जो K2, K4, K5 है वो हम कम पढ़ेंगे। मैं देखो तुम्हें एक बात बता देता हूं, तुम लोग नहीं पढ़ोगे कभी। ठीक है, आगे CCI में भी जाओगे थोड़ा बहुत तुम्हें बता दिया जाएगा, लेकिन वहां पे भी तुम्हें ज्यादा फॉर्मूले वगैरह कि इन K2, K4 अगर K5 यूज करना हो तो फॉर्मूले पे क्या चेंजेस वगैरह आएंगे, तो वो वहां पे जरूर थोड़ा बहुत एड ऑन है, लेकिन ऐसा डिटेल में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो साइड कर देते हैं इस चीज को, हम फिर यहीं पे बात करेंगे अगेन K1, K3 की। अब देखो, जो तुम लोगों को CCNA में पढ़ाया था ना मैंने मैट्रिक कैलकुलेशन, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने मैट्रिक कैलकुलेशन बड़े सिंपल वे में समझाया था CCNA लेवल पे, तो मतलब वो तो बिल्कुल ठीक था। लेकिन क्योंकि अब CCNP पढ़ रहे हो, थोड़ा डिटेल में तो चीजें जाननी ही चाहिए, तो पहले तो एक बार मैं CCNA R&S का फटाफट रिवाइज करा देता हूँ, और फिर CCNP की बात करते हैं कि CCNP में मैट्रिक कैलकुलेशन थोड़ा सा और डीप में ले जाएंगे कि प्रोसेस किस तरीके से काम करता है। ठीक है, ये हो गया मेरे पास राउटर R4। देखो मैं मान लेता हूं कि R1 जो है वो मेरा सोर्स है, R4 जो है वो मेरा डेस्टिनेशन है। ठीक है, और R1 और R2 के बीच में जो बैंडविड्थ है, लेट्स सपोज वो बैंडविड्थ है 1 Mbps का लिंक है। R2 और R3 के बीच में जो लिंक है वो मान लो 3 Mbps का लिंक है। R3 और R4 के बीच में मान लो 2 Mbps का लिंक है। ठीक है, और क्योंकि राउटर के हर एक इंटरफेस का एक अपनी डिले वैल्यू होती है ना, सबको पता होगा ये चीज, राउटर के एक MTU साइज होता है, इंटरफेस का डिले वैल्यू होती है। तो लेट सपोज इसकी डिले वैल्यू है 10 माइक्रोसेकंड, इसकी डिले वैल्यू है 10 माइक्रोसेकंड, इसकी डिले वैल्यू है मान लो 3 माइक्रोसेकंड। ठीक है, तो मेरे को एक्चुअल में मेरे को इस डेस्टिनेशन तक रीच करना है, तो अब R1 मैट्रिक कैसे कैलकुलेट करेगा भाई, देखो R1 मैट्रिक कैसे कैलकुलेट करेगा, फॉर्मूला से 10⁻⁷ अपॉन बैंडविड्थ। अब मैं बैंडविड्थ में क्या लूंगा, मैं बैंडविड्थ में ये लूंगा लीस्ट बैंडविड्थ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। जो सोर्स से डेस्टिनेशन में मेरे को जो लीस्ट बैंडविड्थ पड़ेगी मैं वो लूंगा। अब देखो सोर्स से डेस्टिनेशन पे मेरे पास 3 अलग अलग बैंडविड्थ है, तो मैं किसकी बात करूंगा, मैं बात करूंगा इस वाले की। क्यों, क्योंकि ये लीस्ट है, जो लीस्ट होगी हम वो बैंडविड्थ लेते हैं फॉर्मूले में, राउटर हमेशा वो लेता है। ठीक है, तो 1 Mbps को मैं यहाँ पे मैं जो बैंडविड्थ लिखूंगा ना दोस्तों, वो मैं kbps में लिखूंगा, याद रखना। आप कभी भी बैंडविड्थ यहाँ पे Mbps में नहीं लिखते, आप हमेशा बैंडविड्थ लिखते हो यहाँ पे kbps में। तो kbps में 1 Mbps विल बी रिटन एज 10⁵। ठीक है, ये हो गया आपका सॉरी 1 Mbps है ना, 1 Mbps में तो दोस्तों 10,000 आएगा। ठीक है, उसके बाद बाय डिफॉल्ट K1 की वैल्यू क्या होती है, बाय डिफॉल्ट K1 की वैल्यू 1 होती है ना, प्लस K3 की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होती है, वो भी 1 होती है, लास्ट क्लास में दिखा दिया था। उसके बाद टोटल डिले। अब टोटल डिले में आप यहां पे क्या लोगे, टोटल डिले में आप लोग लोगे, यहां पे मैं लिख देता हूं सम ऑफ ऑल आउटगोइंग इंटरफेसेस, मतलब जितने भी आउटगोइंग इंटरफेस होंगे उन सबके सम ऑफ डिले।
मतलब जितने भी आउटगोइंग इंटरफेसेस का डिले पड़ेगा मैं उन सबको ऐड कर दूंगा। तो देखो अगर मैं R1 से R4 तक जा रहा हूं तो ये मेरा एक आउटगोइंग इंटरफेस है, ये मेरा एक आउटगोइंग इंटरफेस है, ये मेरा एक आउटगोइंग इंटरफेस है, राइट। तो इनकी जो डिले वैल्यू है दैट विल बी एडेड। तो इसका मतलब 10 + 10 + 3 अपॉन फॉर्मूले में क्या है 10 इनटू में 256। तो अब आप जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके जो भी आपका रिजल्ट यहां पे आता है दैट विल बी द टोटल मैट्रिक वैल्यू फ्रॉम R1 टू रीच टू द डेस्टिनेशन R4। दिस इज हाउ द मैट्रिक इज कैलकुलेटेड। पहले बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। किसी को कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी मैं सिनेरियो बनाता हूं फटाफट और पहले उसको देखो। तो देखो ये मेरे सारे नेटवर्क हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मैं R5 पे एक लूप बैक क्रिएट कर देता हूं, ठीक है। लूप बैक 1.1.1.1 ये मैंने लूप बैक यहां पे क्रिएट कर दिया। या मान लो मैं इस लूप बैक को यहां पे क्रिएट कर देता हूं, ठीक है दोस्तों। मैं इस लूप बैक को पता है यहां पे क्यों क्रिएट कर रहा हूं, क्योंकि बाद में जब मैं इसका एक और थोड़ा सा इसी प्रैक्टिकल का जब मैं दूसरा वर्जन समझाऊंगा ना तो वो समझने में आसानी हो जाएगी। इस वजह से मैं यहाँ पे एक R1 पे लूप बैक कॉन्फ़िगर करूंगा और सब पे EIGRP प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर दूंगा, ठीक है। सो लेट्स इनेबल द EIGRP प्रोटोकॉल ऑन ऑल द राउटर्स एंड लेट्स कॉन्फ़िगर द IP एड्रेसेस अलोंग विद दैट। तो R1 पे चलो, फटाफट मैं सब पे IP एड्रेस दे रहा हूं, ध्यान से देख लेना। अगर IP एड्रेस देते हुए कहीं गलती हो जाए तो बता देना तुरंत ही। इंटरफेस नो शटडाउन, IP एड्रेस विल बी 10.0.0.1 255.0.0.0। साथ के साथ मैं लूप बैक भी यहाँ पे कॉन्फ़िगर करूंगा जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। सो इट विल बी 1.1.1.1 और मैं सबनेट मास्क ले लेता हूं। कौन सा? मैं सबनेट मास्क ले लेता हूं /32 का। तो आई होप /32 का मतलब आप लोग समझते हो कि मैं एक पर्टिकुलर IP एड्रेस दे रहा हूं, ठीक है। दे दिया और साथ के साथ मैं R1 पे EIGRP प्रोटोकॉल भी चला देता हूं। सो राउटर EIGRP और ऑटोनोमस सिस्टम सारे राउटर पे क्या रहेगा, दैट विल बी सेम। मैंने लिखा राउटर EIGRP1। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं चाहता हूं R1 के ऊपर दोनों नेटवर्क एडवर्टाइज करूं तो मैं एक कमांड ये दूंगा 10.0.0.0। अब एक कमांड दूंगा नेटवर्क 1.1.1.1। इससे अच्छा दोस्तों मैं ऐसा ना लिख दूं नेटवर्क 0.0.0.0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं राउटर को बोल रहा हूं आपके जितने भी इंटरफेसेस हैं सब पे आप EIGRP प्रोटोकॉल क्या कर दो, इनेबल। समझ में आया? बस दैट्स इट, इनेबल हो गया EIGRP प्रोटोकॉल सब पे। अब R2 पे चलो, R2 पे चल के कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस F0/0 नो शटडाउन, IP एड्रेस विल बी 10.0.0.2। दूसरा इंटरफेस कौन सा है, F1/0 नो शटडाउन, IP एड्रेस विल बी 20.0.0.1 255.0.0.0। राउटर EIGRP1। नेटवर्क कौन सा है इसका, मैं यहाँ पे ऑब्वियसली सारे नेटवर्क एडवर्टाइज करूंगा। आई हैव गिवन दिस कमांड। देखो नेबरशिप अप आ गई कि नहीं आ गई R1 के साथ R2 की। तो इट मींस दिस कमांड डज वर्क्स। और आई होप अब आप लोगों को जब हम नेटवर्क कमांड देते हैं तो उसका मतलब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि नेटवर्क कमांड का क्या मतलब है। क्योंकि आगे जब हम BGP प्रोटोकॉल पढ़ेंगे ना तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं बहुत तुम्हारे काम आएंगी कि नेटवर्क कमांड का क्या मतलब है, क्योंकि BGP प्रोटोकॉल में नेटवर्क कमांड का मतलब ही बिल्कुल अलग है। तो दे दिया मैंने सारे इंटरफेसेस पे IP एड्रेस, डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ पाइप एक्सक्लूड अनअसाइंड। अरे यार ठीक है, IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिए, EIGRP कॉन्फ़िगर करें। राउटर EIGRP1
नेटवर्क 0.0.0.0 हो गया। R4 पे आ जाओ। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस F0/0 नो शट डाउन। यहाँ पे IP एड्रेस 2 कॉन्फ़िगर करो। दूसरा जो इंटरफेस है F1/0 उस पे IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करो 40.1.255.0.0.0। राउटर EIGRP1 नेटवर्क 0.0.0.0। दैट्स इट। और फाइनली हमारे पास कौन सा रह गया R5 वाला। मैं एक काम करूं, मैं R5 हटा देता हूं यार, जबरदस्ती मैंने लेंथी कर लिया प्रैक्टिकल को। लो मैं हटा देता हूं इसको, यहां से लो परमानेंटली डिलीट R5, खत्म ही करो R5 का। अब एक चलो ठीक है, यही मेरा पास सिनेरियो दोस्तों, इतना ही बहुत है सिनेरियो। लो अब देखो यहां पे ये अज्यूम कर लो कि जो आपका 1.1.1.1 है ना, वो क्या है आपका, वो आपका डेस्टिनेशन है, और जो आपका R4 है वो आपका सोर्स है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आप चाहते हो कि अगर आप R4 से पिंग कर सको तो आपका ट्रैफिक 1.1.1 पे पहुंच जाए। ठीक है, मैंने इसको सोर्स मान लिया, इसको मैंने मान लिया डेस्टिनेशन। अब R4 ट्रैफिक इस डेस्टिनेशन पे तभी तो दे पाएगा जब इसकी राउटिंग टेबल में वो नेटवर्क होगा, इसलिए हमने EIGRP प्रोटोकॉल चलाया है। ठीक है, अब EIGRP प्रोटोकॉल चलाया है तो जैसे ही इन सारे राउटर पे EIGRP प्रोटोकॉल चलाओगे, ऑल द राउटर विल एक्सचेंज द राउटिंग टेबल विद ईच अदर। क्लियर है? चलो, तो ये सोर्स, ये मेरा डेस्टिनेशन। अब मैं पहले एक बार ये देखूं कि R4 की राउटिंग टेबल में ये वाला नेटवर्क 111 वाला आ रहा है या नहीं, पहले तो ये कंफर्म करो। भाई नेबरशिप तो फॉर्म हो गई। सबसे आपकी जो प्राइमरी चीज होती है ना, वो ये होती है कि आप नेबरशिप फॉर्म कर पाओ। अगर आपकी नेबरशिप ही नहीं है तो राउटिंग टेबल एक्सचेंज नहीं होगी। तो नेबरशिप इज देयर, वी हैव गॉट द लॉग मैसेज। अब राउटिंग टेबल चेक करो, तो राउटिंग टेबल में आप ये देखो कि आपके पास 1 का नेटवर्क आ रहा है, और 1 का नेटवर्क कैसे आ रहा है, आ रहा है /32। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझ लेना, मैं जो अपने राउटर पे ऑपरेट, जो मैंने GNS पे राउटर इंस्टॉल कर रखे हैं ना, उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 15.0 है। ठीक है, 15.0 से जितने भी ऊपर iOS वाले राउटर होते हैं उन पे EIGRP प्रोटोकॉल में नो ऑटो समरी बाय डिफॉल्ट चल रही होती है। समझ में आया? तो अगर आप लोग GNS पे अपने काम कर रहे हो और आप देखते हो कि आपके राउटर पे ये नेटवर्क आ रहा है एज 1.0.0.0/8, तो इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट EIGRP प्रोटोकॉल इज अ क्लासफुल प्रोटोकॉल, मतलब वो बाय डिफॉल्ट EIGRP प्रोटोकॉल ऑटो समराइजेशन परफॉर्म करता है। और आई होप आप लोगों को पता होगा ऑटो समराइजेशन का मतलब क्या होता है, कि अगर मान लो मैं ऐसे लिख रहा हूं 1.1.1.1/32, तो ये नेटवर्क कहां से निकल के आया? ये नेटवर्क निकल के तो आया 1.0.0.8 से ना। यही तो ऑटो समराइजेशन का रिजल्ट होता है। मतलब किसी भी सबनेटेड नेटवर्क की जो क्लासफुल IP होती है, ठीक है, क्लासफुल नेटवर्क होता है, वो होता है ऑटो समराइजेशन। तो बाय डिफॉल्ट EIGRP प्रोटोकॉल क्या परफॉर्म करता है? ऑटो समराइजेशन। लेकिन मेरे केस में यहाँ पे रिजल्ट एक्यूरेट क्यों आया /32? क्योंकि मेरा भाई जो राउटर मैं यूज कर रहा हूँ वो 15.0 ऑपरेटिंग सिस्टम का है, और 15.0 ऑपरेटिंग सिस्टम पे और उससे ऊपर के जितने भी अब ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं उन पे नो ऑटो समरी बाय डिफॉल्ट चल रहा होता है। लेकिन मैं दिखा भी देता हूँ इस चीज को। मैं अगर R4 पे कमांड चलाऊं डू शो IP प्रोटोकॉल, तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है? यहाँ पे लिखा आएगा ऑटोमेटिक समराइजेशन इज डिसेबल्ड। लेकिन अगर आप सिस्को पैकेट ट्रेसर पे प्रैक्टिकल करते हो, या आप एक ऐसे राउटर पे प्रैक्टिकल करते हो जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम 15.0 से नीचे का है, तो उस केस में आपको नो ऑटो समरी मैनुअली चलानी पड़ेगी EIGRP प्रोटोकॉल में। क्लियर है? अब आप कहोगे सर मैं वर्जन कैसे देख सकता हूँ? भाई शो वर्जन आप कमांड चला सकते हो, वहां पे आपको दिखा देता है कि आपके राउटर का कौन सा वर्जन चल रहा है। देखो मेरा दिखा दिया ना, वर्जन 15.2 चल रहा है मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम। हो सकता है आप लोगों का 12.4 हो, 13.6 हो। क्लियर है? तो इस तरीके से आप डू शो वर्जन कमांड चला के आप अपने राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन चेक कर सकते हो। तो एज आई सेड कि राउटर की राउटिंग टेबल में नेटवर्क तो आ गए हैं, है ना। तो अब देखो ये क्या कह रहा है राउटर, R4 कह रहा है कि 1 के नेटवर्क पे जाने के लिए ना उसको टोटल मैट्रिक वैल्यू ये पड़ रही है। अब मैं इस मैट्रिक वैल्यू को टोटल को कैलकुलेट करके दिखाऊं तुम्हें? चलो कैलकुलेट करते हैं। मैंने क्या बोला, ये क्या है मेरा सोर्स, ये क्या है मेरा डेस्टिनेशन। मेरा फॉर्मूला क्या कहता है मैट्रिक को निकालने का? 10⁻⁷ अपॉन बैंडविड्थ। और मैंने क्या बोला था, सोर्स से लेके डेस्टिनेशन में जो भी लीस्ट बैंडविड्थ पड़ेगी वो हम लेंगे, है ना। तो देखो ये एक फास्ट इथरनेट लिंक है दोस्तों। फास्ट इथरनेट लिंक पे बैंडविड्थ कितनी होती है?
100 Mbps, है ना। अब तुम लोगों को अगर ये चीज भी देखनी है तो भाई ये चीज भी देख लो। हालांकि यार अब तो ये सीखने वाली चीजें हैं। R4 पे आओ, R4 के इंटरफेस पे आके देख लो कि अगर आपको किसी इंटरफेस की बैंडविड्थ देखनी है तो मैंने आपको कमांड भी बताई हुई है, डू शो इंटरफेस F0/0 पाइप इंक्लूड बैंडविड्थ। क्या कह रहा है, इस इंटरफेस की बैंडविड्थ कितनी है, 1 लाख किलोबिट पर सेकंड, और 1 लाख किलोबिट पर सेकंड क्या होता है, 100 Mbps। तो इसका मतलब R3 और R4 के बीच में जो लिंक है उसकी बैंडविड्थ कितनी है, 100 Mbps, इसकी 100 Mbps, इसकी 100 Mbps। अब क्योंकि ये लूप बैक है, लूप बैक एक वर्चुअल इंटरफेस होता है ना राउटर पे, तो उसका भी तो कुछ ना कुछ बैंडविड्थ होगी। तो एक बार मैं R1 पे चल के देख लेता हूं कि बैंडविड्थ वो कितनी मान रहा है अपने लूप बैक की। डू शो इंटरफेस लूप बैक 1 इंक्लूड बैंडविड्थ, देखना वो कितनी मान रहा है 80 Mbps मान रहा है। कितनी, 80 नहीं 800 Mbps मान रहा भाई। लेकिन हमेशा याद रखना इस चीज को, भले ही तुम्हें यहाँ पे राउटर दिखा रहा है 800 Mbps, इस चीज को बिल्कुल दिमाग में डाल लेना आज जो मैं बता रहा हूं, कि भले ही यहाँ पे जो राउटर है वो कितना मान रहा हो, वो भले ही 800 Mbps तुम्हें दिखा रहा हो, लेकिन जब भी राउटर लूप बैक को लेकर कैलकुलेशन परफॉर्म करता है ना तो वो हमेशा 100 Mbps ही लेता है। ठीक है, मैं अपनी बात फिर से रिपीट कर रहा हूं कि भले ही मैंने जब यहाँ पे कमांड चलाई R1 पे कि मुझे लूप बैक का बैंडविड्थ दिखाओ, तो राउटर लूप बैक का बैंडविड्थ कितना दिखा रहा है, 800 Mbps। लेकिन जब भी कैलकुलेशंस परफॉर्म होती है ना EIGRP प्रोटोकॉल की, तो हमेशा बैंडविड्थ 100 Mbps ही मानता है राउटर, कभी 800 Mbps नहीं मानता। और मैं इस चीज को अभी प्रूव कर दूंगा। ठीक है, रुको जरा यार, अपना माइक ऑफ कर लो जिसका भी माइक ऑन है। तो इसका मतलब मेरा फॉर्मूला क्या कह रहा था, मेरा फॉर्मूला कह रहा था कि सर आपको लीस्ट बैंडविड्थ लिखनी है। अब लीस्ट बैंडविड्थ देखा जाए तो सोर्स से डेस्टिनेशन तक मेरे को लीस्ट बैंडविड्थ क्या मिली, 100 Mbps ही तो मिली। और 100 Mbps को मैं kbps में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा भाई, 5 0 लगा दो, 1 लाख किलोबिट पर सेकेंड। अब K1 की वैल्यू लिखनी है, K1 की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होती है, 1। तुम्हें K1 की वैल्यू पता कैसे चलेगी, तुम अपने राउटर R4 पे जाओ, जिस राउटर से तुम मैट्रिक कैलकुलेट कर रहे हो वहां पे जाके कमांड चलाओ डू शो IP प्रोटोकॉल, तो राउटर यहाँ पे साफ कहेगा क्या कि एक सेकेंड रुको, इसको डालो इधर। राउटर यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो कि K1 की वैल्यू क्या है 1, K3 की वैल्यू क्या है 1, तो उसके ऊपर जो K1 K2 K3 की वैल्यू चल रही होगी वही तो वो वैल्यू लेगा। तो K1 की वैल्यू क्या है 1, उसके बाद K3 की वैल्यू भी क्या है दोस्तों बाय डिफॉल्ट 1 इनटू में टोटल डिले। अब टोटल डिले में क्या होगा, जो भी आउटगोइंग इंटरफेस होंगे, एक तो ये इंटरफेस आउटगोइंग हो गया, ये इंटरफेस ये, और क्योंकि लूपबैक एक वर्चुअल इंटरफेस है, इस इंटरफेस से ट्रैफिक बाहर निकलेगा ना, तो मतलब इस इंटरफेस मतलब लूपबैक के इंटरफेस का भी डिले मुझे कंसीडर करना पड़ेगा। तो अब इसका डिले, इसका डिले, इसका डिले और इनका डिले मेरे को ऐड करना पड़ेगा। अब एक बार R4 के इस इंटरफेस का डिले देखें कितना है, तो कमांड चला लो, यही दिखा देगा यहाँ पे डिले वैल्यू कितनी है 100 माइक्रो सेकेंड, क्योंकि सारे के सारे फास्ट ईथरनेट लिंक हैं दोस्तों, इसलिए इसकी भी 100 माइक्रो सेकेंड है अगर, तो इसकी भी 100 माइक्रो सेकेंड ही होगी, इसकी भी 100 माइक्रो सेकेंड ही होगी। बस लूप बैक का देख लेते हैं कि लूप बैक पे, लूप बैक के इंटरफेस की डिले वैल्यू कितनी है। R1 पे आओ, R1 क्या कह रहा है, लूप बैक की डिले वैल्यू कितनी है 5000 माइक्रो सेकेंड। लो भाई 5000 माइक्रो सेकेंड, तो टोटल अगर देखा जाए तो कितना हो गया, टोटल हो गया 5300 माइक्रो सेकेंड। अपॉन में फॉर्मूला क्या कहता है, लिखो 10 इंटू 256। अब जरा कैलकुलेशन परफॉर्म करो, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 100, यहाँ पे क्या बचा 530, इंटू में क्या बचा 256। सो द फॉर्मूला सेज 630 इंटू 256। अब जरा कैलकुलेटर निकालते हैं हम फटाफट, और कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं। So 256 into 630, रिजल्ट क्या आया 161280। अब R4 की राउटिंग टेबल देखना, क्या R4 की राउटिंग टेबल में 1 के नेटवर्क पे जाने के लिए यही मैट्रिक वैल्यू आ रही है क्या, 161280 यही आ रही है।
मैंने भी तुम्हें कैलकुलेट करके ये दिखा दिया 161280। इट मींस द फॉर्मूला इज करेक्ट। मतलब जो मैंने तुम्हें जैसा फॉर्मूला पढ़ाया था वैसे ही फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, देख लो बिल्कुल, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ द मैट्रिक इज कैलकुलेटेड इन केस ऑफ EIGRP प्रोटोकॉल। अब ये जो मैंने सारी चीजें तुम्हें बताई ना, ये मैंने वो चीजें बताई जो कि हम CCNA लेवल पे पढ़ाते हैं, कि CCNA लेवल पे बच्चों को बता देते हैं भाई ऐसे मैट्रिक कैलकुलेट होता है, बच्चे खुश हो जाते हैं। लेकिन ठीक है, अब पता है क्या, मैं तुम लोगों से अब एक दो तीन ऐसे क्वेश्चन करता हूं, बड़े जेन्युइन से क्वेश्चन है। मैं तुम लोगों से ये पूछूं कि भाई R4 मेरा सोर्स है, ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला क्या कहता है कि सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में जो लोएस्ट बैंडविड्थ होगी वो क्या करनी है, वो लेनी है। एक बार बताना R4 को कैसे पता चलेगा कि उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए बीच बीच में ये बैंडविड्थ आ रही है, कहीं पे 100 Mbps आ रही है तो कहीं पे 2 Mbps, कैसे पता चलेगा बताना जरा। दूसरी चीज, मैंने राउटर को फॉर्मूला क्या कहता है, टोटल डिले। एक बात बताना, R4 को कैसे पता चलेगा कि कितने इंटरफेसिस की डिले वैल्यू मुझे ऐड करनी है। R4 को कैसे पता चलेगा कि भाई इसकी डिले वैल्यू क्या है, इसकी डिले वैल्यू क्या है, इसकी डिले वैल्यू क्या है, बताना जरा। अब जरा मैं तुमसे बोलूं कैलकुलेशन परफॉर्म करवाना R4 से, कैसे करवाओगे? पॉसिबल लग रही है अब चीजें? भाई मेरा सवाल ये है कि R4 को कैसे पता चला कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक ये मिनिमम बैंडविड्थ 100 Mbps ही है। R4 को कैसे पता चला कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक टोटल डिले वैल्यू 5300 माइक्रोसेकंड, कैसे? अब आ गया ना कुछ जेन्युइन क्वेश्चन। अब समझो कि किस तरीके से मैट्रिक कैलकुलेट की जाती है एक्चुअल में EIGRP प्रोटोकॉल में, ठीक है। हालांकि ये जो मैंने फॉर्मूला इंप्लीमेंट करके दिखाया ये भी तो गलत नहीं था ना, फॉर्मूला वही है, लेकिन अब मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि एक्चुअल में प्रोसेस किस तरीके से काम करता है EIGRP में। देखो दोस्तों, ठीक है, R1 पे चलो। अच्छा, इससे पहले ना एक चीज और बता देता हूं, तुम लोगों को शायद याद हो CCNA का कि जो EIGRP प्रोटोकॉल है ना वो 3 तरीके की टेबल मेंटेन करता है, ठीक है। EIGRP प्रोटोकॉल मेंटेन्स 3 टेबल। द फर्स्ट वन इज नोन एज नेबर टेबल, और नेबर टेबल में वो अपने डायरेक्टली कनेक्टेड जो नेबर होते हैं, ओनली डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर की इंफॉर्मेशन रखता है। और हम इस टेबल को और क्या बोलते हैं, हम इस टेबल को क्या बोलते हैं यार, मैं भी भूल गया यार, AIB बोलते हैं ना, एडजेसेंसी इंफॉर्मेशन बेस। ठीक है, और दूसरी टेबल कौन सी मेंटेन करता है EIGRP प्रोटोकॉल, टोपोलॉजी टेबल। टोपोलॉजी टेबल में क्या होता है, राउटर के पास जितने भी पाथ होते हैं, ऑल द पाथ्स आर केप्ट इन टोपोलॉजी टेबल। मतलब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जाने के लिए मान लो राउटर के पास 10 पाथ है, तो 10 के 10 पाथ टोपोलॉजी टेबल में होंगे। और इस टेबल को क्या बोलते हैं हम लोग, रिब। रिब स्टैंड फॉर राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस। और फाइनली एक तीसरी टेबल होती है EIGRP प्रोटोकॉल में जिसको हम बोलते हैं राउटिंग टेबल, ठीक है। राउटिंग टेबल में क्या होता है, EIGRP प्रोटोकॉल सिर्फ बेस्ट पाथ रखता है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे पहुंचने के लिए, जिसको हम टेक्निकली क्या बोल देते हैं, FIB, फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस, ठीक। तो 3 तरीके की टेबल मेंटेन होती है EIGRP प्रोटोकॉल में। अब मैं पहले R1 पे आता हूं, ठीक है। R1 पे आके मैं पहले तुम्हें नेबर टेबल दिखा देता हूं भाई। नेबर टेबल देखने के लिए तो सिंपल सी कमांड ये है, डू शो IP EIGRP नेबर। तो R1 ने यहाँ पे दिखा दी अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर। उसके बाद तुम्हें राउटिंग टेबल देखनी है तो भाई ये रही कमांड, इसमें राउटर सिर्फ बेस्ट पाथ रखता है। अब अगर हमें टोपोलॉजी टेबल देखनी है तो उसके लिए कमांड क्या है, डू शो IP EIGRP टोपोलॉजी, ठीक है, डू शो IP EIGRP टोपोलॉजी। और इस कमांड को एग्जीक्यूट करो तो यहाँ पे राउटर क्या दिखा रहा है ना कि उसके पास ये नेटवर्क है राउटिंग टेबल में। अब मतलब टोपोलॉजी टेबल में क्या होता है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे पहुंचने के लिए जितने भी पाथ होते हैं सारे के सारे शो करता है, ठीक है। अच्छा, एक कमांड तो ये है डू शो IP EIGRP टोपोलॉजी, एक एक कमांड होती है डू शो IP EIGRP टोपोलॉजी ऑल लिंक्स। अब इन दोनों कमांड में डिफरेंस क्या है अभी थोड़ी देर में बता दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि मुझे टोपोलॉजी टेबल देखनी है तो बेसिकली मैं बार बार यही कमांड चलाने वाला हूं, ठीक है। और इन दोनों कमांड में डिफरेंस क्या है अभी थोड़ी देर में मैं आप लोगों को बता दूंगा। हालांकि जो तो आप लोग देखोगे तो रिजल्ट तो सेम ही आ रहा है ना, डू शो EIGRP टोपोलॉजी ऑल लिंक कमांड चलाऊं तब भी ये रिजल्ट आ रहा है,
डू शो EIDR पे टोपोलॉजी कमांड चलाओ तब भी ये रिजल्ट आ रहा है, लेकिन दोनों कमांड में डिफरेंस है, इनके आउटपुट में भी डिफरेंस है, थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। अब देखो, अभी मैं देखूं R1 के पास जो 1 का नेटवर्क है, मुझे एक बात बताओ, क्या वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है? डायरेक्टली कनेक्टेड है ना। और डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की एडी वैल्यू और मैट्रिक वैल्यू हमेशा 0 होती है, यही तो बताया था मैंने आप लोगों को। लेकिन जब आप ऐसे डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट कर देते हो ना किसी राउटर पे, तो वो राउटर अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के लिए भी एक मैट्रिक वैल्यू कैलकुलेट करता है। मेरी बात फिर समझ में आई? मैं क्या कह रहा हूं कि किसी भी राउटर के लिए एक डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की एडी वैल्यू मैट्रिक वैल्यू 0 होती है। मैंने तुम लोगों को ये चीज दिखा भी चुका हूं, है ना। और लेकिन अगर आप कोई डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट कर देते हो ना किसी राउटर पे, तो वो राउटर अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के लिए भी एक मैट्रिक वैल्यू कैलकुलेट करता है। जैसे कि मैं अगर तुम्हें यहाँ पे दिखाऊं, राउटिंग टेबल दिखाऊं अगर R1 पे, तो R1 की राउटिंग टेबल में देखो, वो भले ही ये कह रहा हो कि 1 का नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, कोई मैट्रिक वैल्यू कैलकुलेट दिखा रहा है यहाँ पे नहीं। लेकिन अगर मैं कमांड चलाऊं ना, डू शो IP EIGRP टोपोलॉजी ऑल लिंक, तो इसमें यहाँ पे राउटर देखना क्या कह रहा है, R1 कह रहा है कि जो 1 का नेटवर्क है ना, वो भले ही तुमसे डायरेक्टली कनेक्टेड है लूप बैक से, लेकिन यहाँ पे उसकी वो मैट्रिक वैल्यू दिखा रहा है कि मेरे को मैट्रिक वैल्यू कैलकुलेट करके 1282556 चाहिए। ठीक है, R1 क्या कह रहा है कि 1282556 क्या है, ये है मैट्रिक वैल्यू। किसकी? ये मैट्रिक वैल्यू है जो R1 ने कैलकुलेट करी है 1 के नेटवर्क पे पहुंचने के लिए। यहां तक चीज क्लियर? अब मैं तुम्हें यही मैट्रिक मैं तुम्हें कैलकुलेट करके दिखाता हूं। देखो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है 10⁻7 अपॉन बैंडविड्थ। अब R1 के लूप बैक पे मैंने अभी तुम्हें बैंडविड्थ बताई थी, कितनी थी? 800 Mbps, अभी दिखाई थी ना थोड़ी देर पहले। लेकिन मैंने आप लोगों को एक चीज ये भी कहा था कि भले ही तुम्हें वहां पे राउटर दिखा रहा हो 800 Mbps, लेकिन जब भी कैलकुलेशन परफॉर्म होती है तो वो 100 Mbps ही मान के चलता है। तो मैं 100 Mbps ही तो मानूंगा। 100 Mbps के लिए मैं क्या करूंगा, 5 0 ले लूंगा। ठीक है, उसके बाद K1 की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होगी? 1। R1 पे जाके चेक कर सकते हो। फिर K3 की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होगी? 1। उसके बाद टोटल डिले की वैल्यू देखूंगा मैं। टोटल डिले की वैल्यू क्या होगी भाई? R1 पे अभी हमने लूप बैक की डिले वैल्यू क्या देखी थी? 5000 माइक्रोसेकंड देखी थी कि नहीं देखी थी? तो बस 5000 ही आएगा अपॉन में 10 इंटू 256। जरा कैलकुलेशन करो फटाफट, क्या आएगा? ये ऊपर से बचा 100, यहां से क्या बचा? 500 इंटू 256। रिजल्ट क्या आ गया? 600 इंटू 256। फटाफट जरा मेरे को एक बार कैलकुलेटर फिर से निकालने दो। 153,600। क्या 153 अलग आ रही है मैट्रिक 600। वैल्यू? अलग आ रही है मैट्रिक वैल्यू? हाँ सर, यही तो 600 इंटू 256। रुको जरा देखने दो, अगर अलग आ रही है तो देखते हैं क्यों अलग आ रही है। 600 सर 153,600। हाँ सेम ही आ रही है सर। 153,600 यार, मैट्रिक वैल्यू हमारी अलग कैसे आ रही है यहाँ पे? एक सेकंड रुको जरा, कहाँ गड़बड़ हुई है? इसकी सर डिले यहाँ पे डिले मे बी ये 8000 लिया है। नहीं 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 नहीं, एक मिनट देख लेता हूँ मैं, ऐसा होता नहीं है वैसे, देख लेता हूँ। डू शो इंटरफेस लूप बैक 1 पाइप इंक्लूड बैंडविड्थ 5000 माइक्रोसेकंड अपॉन 8 लाख। 8 लाख 8 लाख 8 लाख। रुक जाओ मैं जरा ये देख, यही वाली लेके देख लेता हूँ। वैसे यार ये होता नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि लूप बैक का वो राउटर ये कंसीडर करता है। जस्ट गिव मी अ मिनट, थोड़ा सा कैलकुलेशन हम चेंज करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम इसको हटाते हैं। लो यार, सारी कैलकुलेशन हटाओ। 800, यहाँ पे कितने जीरो ले रखी हैं? 2 2 4 2 6। ठीक है, ऊपर क्या बचेगा? आएगा ही नहीं यार, रिजल्ट तो फिर पॉइंट में आ गया ना। देखो अब यहाँ से अगर मैं देखा जाऊं तो क्या बचेगा? 10/8 नहीं बचेगा अब यहाँ पे, तो ये आपका पॉइंट में नहीं चली जाएगी वैल्यू? हो ही नहीं सकता ये चीज तो पॉसिबल। कुछ मिस्टेक हुई है, एक सेकंड रुको। सर डिले वैल्यू एक बार चेक करिए ना डिले वैल्यू मैम यही आ रही है 5000। यही है। अच्छा यहाँ पे जो आउटपुट दिखा रहा है ना, वो आउटपुट बिल्कुल सही है। एक सेकंड रुको जरा, देखने दो क्या गलती हो रही है। 10⁻7 अपॉन में बैंडविड्थ मैंने लिए 100 Mbps। मैं इसको जरा
तो रिज्यूम करते हैं हम अपनी रिकॉर्डिंग। तो फिर ओवरऑल कैलकुलेशन तुम्हें समझ में आ गई। अभी के लिए चलो यही मान लेते हैं हम लोग, अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए, कि जो बैंडविड्थ है आपका जो लूप बैक है वो वही अज्यूम करता है जो उसकी एक्चुअल वहां पे शो कर रहा है। ठीक है, हम इसी को मान लेते हैं अभी के लिए। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया यहाँ पे 256। जो डिवाइड करने के बाद यहाँ पे वैल्यू आई थी वो आई थी 1.25। और क्योंकि राउटर आपका डेसिमल की बाद वाली वैल्यू कंसीडर करता ही नहीं है, ये बात तो है ही, तो वहां पे उसने क्या करा, 1.0 उसको राउंड फिगर करा, 500 बनाया, तो आपका मैट्रिक कैलकुलेट होके आ गई 128256। ठीक है, लो क्या हो गया, इसे चलना बंद हो गया। लो आ जाओ अपने सिनेरियो पे। तो R1 पे आओ। R1 पे हमने मैट्रिक कैलकुलेट करी। चलो, तो R1 पे मैट्रिक कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या पता चला कि 1.1.1 की जो मैट्रिक वैल्यू कैलकुलेट होके आई है वो क्या होके आई है, 128256। राइट गाइस। अब लेकिन एक बात और ये समझो, देखो मेरा कंसर्न ये था कि EIGRP प्रोटोकॉल में जो डायरेक्टली कनेक्टेड जो नेटवर्क है ना, उसके लिए भी एक मैट्रिक वैल्यू कैलकुलेट करी। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को CCNA में जो पढ़ाया था, मैंने ये बताया था कि जब एक राउटर अपनी मैट्रिक वैल्यू कैलकुलेट कर लेता है ना उस नेटवर्क पे पहुंचने के लिए, तो वो क्या करता है, उस नेटवर्क को जब वो राउटिंग टेबल में दूसरे नेटवर्क को फॉरवर्ड करता है, तो वो अपनी मैट्रिक वैल्यू बता देता है कि मेरी मैट्रिक वैल्यू कितनी है, लेट्स सपोज दैट 128256। और फिर ये R2 क्या करेगा, R2 अपनी मैट्रिक वैल्यू कैलकुलेट कर लेगा R1 तक पहुंचने की। मान लो इसकी है, मान लो 100, तो फिर R2 के लिए टोटल मैट्रिक कैसे कैलकुलेट होगी, ये 100 उसकी खुद की R1 पे पहुंचने की और R1 की लूप बैक पे पहुंचने की, तो 128256। तो टोटल मैट्रिक वैल्यू जो भी आती है वो R2 की मैट्रिक वैल्यू बन जाती है, किस पे पहुंचने की, लूप बैक पे पहुंचने की, है ना। हम लोगों ने NA में ऐसे सीखा हुआ है। लेकिन अगेन मेरा सवाल वहीं पे खड़ा हो गया ना, कि अगर मान लो मेरे को R4 से R2 से बैठे बैठे मेरे को 1 के नेटवर्क पे जाने के लिए टोटल मैट्रिक कैलकुलेट करनी है, तो मैं क्या देखूंगा, आउटपुट इंटरफेस का डिले। तो अगेन मेरा सवाल तो यही आ गया ना कि R2 को कैसे पता चला कि R1 की इस इंटरफेस का डिले ये है। तो एक्चुअल में होता क्या है, जब एक राउटर अपनी राउटिंग टेबल भेजता है, एक्चुअल में वो राउटिंग टेबल नहीं भेजता, क्या भेजता है, अपडेट पैकेट। कल लास्ट क्लास में बताया था अपडेट पैकेट जाता है। अब तुम ये बताओ, मैंने आपको बताया था ना अपडेट पैकेट में क्या क्या पैरामीटर जाता है, अगर तुम लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अपडेट पैकेट में राउटर क्या क्या चीजें भेजता है। एक तो भेजता है वो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन, उसकी नेटवर्क आईडी और उसका सबनेट मास्क। और मैंने आपको क्या बताया था, और मैंने बताया था वो भेजेगा हॉप काउंट की वैल्यू। तो R1 के लिए 1 का नेटवर्क जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है कि नहीं है, तो हॉप काउंट की वैल्यू उसके लिए क्या हो गई, 0 हो गई ना, 0। इसके अलावा मैंने तुम्हें क्या बताया था कि R1 अपने पैरामीटर्स की वैल्यू भेजेगा, कि किन पैरामीटर्स की वैल्यू के बेसिस पे उसने मैट्रिक कैलकुलेट करी है। तो वो R1 क्या भेजेगा कि बैंडविड्थ मेरे ऊपर क्या थी, 8, ये डिले वैल्यू क्या थी, 5000 माइक्रोसेकेंड। ठीक है, लोड की वैल्यू क्या थी, 1, और उसके बाद रिलायबिलिटी की वैल्यू थी जो भी वैल्यू थी, और आपका MTU की वैल्यू क्या थी, जो भी वैल्यू थी। मतलब R1 जब R2 को अपडेट मैसेज भेजेगा ना, तो वो उसमें अपनी मैट्रिक वैल्यू नहीं भेजता, वो भेजता है वो पैरामीटर्स की वैल्यू जिनके बेसिस पे उसने खुद पे मैट्रिक कैलकुलेट करी है। ठीक है, मैं अगेन अपनी बात फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब R1 R2 को राउटिंग टेबल भेजेगा ना, तो बेसिकली वो राउटिंग टेबल नहीं भेज रहा, वो अपडेट मैसेज भेज रहा है। और अपडेट मैसेज में क्या भेज रहा है, उस नेटवर्क की नेटवर्क आईडी और उसका सबनेट मास्क। और क्या भेजेगा भाई, हॉप काउंट। R1 के लिए लूप बैक पे जाने के लिए हॉप काउंट क्या है, 0। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है। और साथ के साथ वो पैरामीटर्स की वैल्यू भेजेगा, वही पैरामीटर की वैल्यू भेजेगा जिसके बेसिस पे उसने खुद पे कॉस्ट निकाली है, वो मैट्रिक की वैल्यू निकाली है उस नेटवर्क पे पहुंचने के लिए। अब R1 ने जब लूपबैक पे पहुंचने के लिए मैट्रिक वैल्यू निकाली है, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है, तो R1 ने ये बैंडविड्थ यूज करी है, R1 ने यही डिले वैल्यू यूज करी है, तो R1 यही अपडेट मैसेज किसको दे देगा, R2 को। बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना। अब जब R2 के पास ये अपडेट मैसेज आएगा ना, तो R2 पहले इस अपडेट मैसेज के बेसिस पे इंफॉर्मेशन देखेगा। R2 ने देखा कि R1 ने जब मैट्रिक वैल्यू कैलकुलेट करी है ना, तो उसके हिसाब से R1 के हिसाब से मिनिमम बैंडविड्थ ये थी, R1 के हिसाब से मिनिमम बैंडविड्थ ये थी, ठीक है, और डिले वैल्यू ये थी। समझ में आया, कौन सी, टोटल डिले वैल्यू अकॉर्डिंग टू R1।
अब जब R2 के पास ये अपडेट मैसेज आया तो अब R2 कहेगा मेरा खुद का जो लिंक है, ठीक है, उसकी बैंडविड्थ क्या है 100 Mbps। अब R2 देखेगा दोनों लिंक, मतलब इस बैंडविड्थ में और इस बैंडविड्थ में कौन सी बैंडविड्थ छोटी हुई, मिनिमम बैंडविड्थ 100 Mbps वाली हुई कि नहीं हुई। तो अब R2 क्या करेगा, जब R2 अपनी मैट्रिक कैलकुलेट करेगा तो वो लेगा मिनिमम बैंडविड्थ, एक बैंडविड्थ उसको यहां से मिल गई और एक बैंडविड्थ उसकी खुद की हो गई। उसने देखा मिनिमम बैंडविड्थ तो भाई 100 Mbps ही है, ठीक है। उसके बाद K1 की वैल्यू उस पे 1 चल रही है। फिर उसके बाद क्या करा R2 ने टोटल डिले, अब टोटल डिले की बात आ गई। अब R2 कहेगा जब R1 ने मैट्रिक कैलकुलेट करी थी तो उसके लिए टोटल डिले थी कितनी 5000, ठीक है। अब R2 ने 5000 एज इट इज लिखा। अब R2 अपनी भी तो टोटल डिले ऐड करेगा कि नहीं करेगा, अपने इंटरफेस की वैल्यू है ना, क्योंकि जहां से रिसीव करी है वही तो उसका आउटगोइंग इंटरफेस हो गया। तो इसकी डिले वैल्यू कितनी है 100 माइक्रोसेकंड, अपॉन में क्या हो गया 10, इनटू क्या हो गया 256। जरा कैलकुलेट करो क्या आ रहा है फटाफट, 100 और यहाँ पे क्या आ गया 5100 हो गया ना, 510 क्या हो गया 610 इंटू 256। जरा मल्टीप्लाई करके बताना यार क्या आ रहा है वैल्यू। 156160। यस सर, उतना ही आ रहा है। चलो R2 पे चल के राउटिंग टेबल देखें क्या। R2 की राउटिंग टेबल में लूप बैक पे पहुंचने के लिए यही वैल्यू दिखा रहा है 156160, यही वैल्यू आ रही है। देख लो यही वैल्यू आई कि नहीं है यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद, समझ में आ गई चीजें, ठीक है। अभी रुकते जाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब R2 ने 1 के नेटवर्क पे जाने के लिए मैट्रिक कैलकुलेट करी तो वो अब अपना अपडेट पैकेट बनाएगा। देखते जाना वो अपडेट पैकेट में क्या इंफॉर्मेशन देगा। वो बोलेगा एक तो मेरे पास ये नेटवर्क है, ठीक। फिर वो क्या बोलेगा कि मेरे पास जो हॉप काउंट है उस नेटवर्क पे पहुंचने के लिए वो कितना है 1। यहां तक चीज क्लियर क्योंकि R2 एक अपना हॉप काउंट ऐड कर लेगा ना। अब उसके बाद क्या होगा, अब R2 अपने पैरामीटर की इंफॉर्मेशन भेजेगा कि मैंने कौन कौन से पैरामीटर के बेसिस पे वो वैल्यू कैलकुलेट करी है। तो बैंडविड्थ कितनी यूज करी है उसने 100 Mbps, 100 Mbps यूज करिए कि नहीं। तो R2 अपनी मिनिमम बैंडविड्थ लिख देगा कि मेरे हिसाब से जो मिनिमम बैंडविड्थ थी इस सोर्स से और मेरे तक वो कितनी थी, मिनिमम थी 100 Mbps। डिले वैल्यू मेरे लिए कितनी थी, टोटल डिले वैल्यू कितनी थी दोस्तों 5100 थी कि नहीं। उसी के बेसिस पे तो उसने मैट्रिक कैलकुलेट करी और बाकी जितने भी पैरामीटर्स हैं उनकी भी वैल्यू जाएगी। लेकिन क्योंकि वो मैट्रिक कैलकुलेशन में पार्टिसिपेट हो ही नहीं रहे तो क्या कोई फर्क पड़ता है, नहीं ना फर्क पड़ता। चलो अब होगा क्या, जब R3 के पास ये अपडेट आएगी तो R3 क्या करेगा, एक तो R3 इन्हीं पैरामीटर्स के बेसिस पर, ठीक है, एक तो वो मैट्रिक कैलकुलेट करेगा इन्हीं पैरामीटर के बेसिस पे। तो उसको ये पता चल जाएगा कि R2 के लिए टोटल मैट्रिक वैल्यू कितनी थी, ठीक। उसके बाद जब R2 से R3 के पास ये अपडेट आएगी तो अब R3 देखेगा मेरे इंटरफेस की बैंडविड्थ कितनी है 100 Mbps और जो R2 ने अपडेट भेजी है उसको भी मिनिमम बैंडविड्थ क्या पड़ रही थी 100 Mbps। तो यहाँ पे R3 क्या मान लेगा कि जो मिनिमम बैंडविड्थ है ना मेरे से लूप बैक पे जाने के लिए वो कितनी है, वो 100 Mbps ही है। तो अगेन फॉर्मूले में लिखो 100 Mbps। अब बात आती है किसकी, टोटल डिले की। तो टोटल डिले में अब R3 कहेगा मेरा जो इंटरफेस है इस इंटरफेस से मैंने ये अपडेट रिसीव करी है तो मेरा आउटगोइंग इंटरफेस हो गया। तो इस आउटगोइंग इंटरफेस की डिले वैल्यू ऐड करेगा वो और प्लस जो अपडेट में लिख के आई, अपडेट में क्या लिख के आई 5100, इसकी कितनी है 100 तो कितनी हो गई टोटल 5200 हो गई कि नहीं हो गई, अपॉन 10 इंटू 256। फटाफट कैलकुलेशन करो, यहाँ पे आया 100, यहाँ पे आया 520, यहाँ पे आया कितना 256। तो वैल्यू कितनी हो गई है, वैल्यू 620 इंटू 256। जरा कैलकुलेट करो क्या आ रही है वैल्यू सर 158720। चलो अब R3 पे चलते हैं, R3 पे चल के देखते हैं क्या यही मैट्रिक वैल्यू आ रही है। डू शो IP राउट, सो इट इज 158720 एग्जैक्टली, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जब एक राउटर दूसरे राउटर को क्या भेजता है, जब नेटवर्क की इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करता है ना तो वो मैट्रिक वैल्यू नहीं देता, वो देता है पैरामीटर्स की वैल्यू की। इन पैरामीटर्स की वैल्यू के बेसिस पे मैंने अपनी मैट्रिक कैलकुलेट करी है, तुम अपनी खुद कर लो। समझ में आया। तो इस तरीके से मैट्रिक कैलकुलेशन होता है EIGRP प्रोटोकॉल के केस में, ठीक है। द राउटर्स व्हेन दे फॉरवर्ड द इंफॉर्मेशन ऑफ नेटवर्क टू ईच अदर दे डू नॉट एडवर्टाइज मैट्रिक वैल्यू, इंस्टेड they give the values of the parameter and on the basis of those parameter values router calculates its own metric value. I hope the things are clear to all of you. किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं सर। ठीक है। अरुण कोई डाउट आपको?
मयंक आपको कोई डाउट भाई? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। चलो ठीक है, तो मैट्रिक कैलकुलेशन पूरा हो गया जो मेरे को आप लोगों को बताना था। अब आप चाहो ना ये सारी चीजें ना वारशाक पे ओपन करके देख भी सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि वारशाक में अपडेट पैकेट जाता है, अपडेट पैकेट ओपन करके देख लो कि सच में ऐसी इन्फॉर्मेशन जाती है कि नहीं जाती। मैंने दोनों लिंक का वारशाक ओपन कर दिया है, ठीक है, R1 और R2 के बीच का भी लिंक का ओपन कर दिया और R2 और R3 के लिंक के बीच का भी कर दिया। चलो 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 देख लो एक बार, तुम्हारे भी डाउट क्लियर हो जाने चाहिए। क्या हो गया, बहुत टाइम लगा दिया। सर रियल डिवाइसेस पे भी K1 और K3 की वैल्यू सेम होती है? रियल डिवाइस मैम K1 और K3 की वैल्यू बाय डिफॉल्ट ही 1 होती है, आप चेंज भी कर सकते हो इन वैल्यूज को। ओके। अभी हम चेंज करेंगे, अभी जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा ना AD वैल्यू और FD वैल्यू का फिजिकल डिस्टेंस और वो मैं उस वहां पे चेंज करके दिखाऊंगा। और इवन आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कि कौन कौन से पैरामीटर यूज होने चाहिए। अब जैसे बाय डिफॉल्ट अगर मैं R1 पे चलूं, अगर मैं R1 पे चलता हूं तो डू शो IP प्रोटोकॉल कमांड चलाता हूं तो R1 क्या कह रहा है कि कौन कौन से पैरामीटर यूज हो रहे हैं मैट्रिक कैलकुलेशन में, तो जिनके आगे वैल्यू 1 है वो पैरामीटर यूज हो रहा है। अब मान लो मैं चाहता हूं कि मेरा ना ये क्या, ये होती है लोड की वैल्यू, K2 क्या होता है लोड, K4 क्या होता है रिलायबिलिटी और K5 क्या होता है MTU। मैं चाहता हूं कि बैंडविड्थ यूज ना हो, या मैं चाहता हूं बैंडविड्थ यूज हो, लोड यूज हो और MTU यूज हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखता हूं राउटर EIGRP1, उसके बाद लिखूंगा मैट्रिक वेट्स। अब मैं मैट्रिक वेट का बताऊंगा कि कौन कौन से पैरामीटर आपके यूज होने चाहिए, ठीक है। लेकिन आप एक चीज और नोटिस करना, अगर मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊं तो सबसे पहले आपके पास क्या आ रहा है, क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए ये फील्ड है, तो हमेशा आप इसको 0 रखना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाओ तो आपके पास ऑप्शन क्या आ रहा है कि आप K1 की वैल्यू दो। अब मुझे एक बात बताओ कि मेरे को बैंडविड्थ यूज करना है, राइट गाइस, तो मैं K1 की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है 1 लिखूंगा। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आप K1 की वैल्यू 0 से 255 के बीच में कुछ भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब अगर मैं वैल्यू यहाँ पे 2 भी लिखता हूं ना, तो इसका मतलब राउटर उस बैंडविड्थ को यूज करेगा बेस्ट पाथ कैलकुलेट करने में। समझ में आया? अगर मैं 7 भी लिख दूं ना तो भी कैलकुलेट करेगा। अब तुम कहोगे सर 7 से और 7 लिखने में और 1 लिखने में फिर अंतर क्या हुआ? भाई आपके मैट्रिक कैलकुलेशन पे फर्क नहीं पड़ जाएगा। कैसे बताऊं? देखो फॉर्मूला क्या कहता है, 10 टू द पावर K1 की वैल्यू डालेंगे तो K1। अब अगर एक बार मैं वैल्यू 1 लिखूं और एक बार 7 लिखूं तो कैलकुलेशन पे फर्क नहीं पड़ गया। तो मैं मैट्रिक की वैल्यू चेंज करके, मैट्रिक वेट्स की वैल्यू चेंज करके मैं अपना बेस्ट पार्ट डिसीजन भी तो चेंज करा सकता हूं। वो मैं अभी आपको आगे थोड़ी देर बाद आज की क्लास में करके दिखाऊंगा। और सर अगर K1 और K3 की जगह फिर फॉर्मूला भी तो चेंज हो जाएगा ना, अगर हम K2 और K4 चेंज। बिल्कुल फिर फॉर्मूला चेंज होगा, लेकिन फिर उसका डिस्कशन आपके लिए है ही नहीं अभी, हाँ ठीक है। लेकिन फिर भी अभी आप ये देख लो कि अगर मान लो आपको बैंडविड्थ यूज करनी है, मैंने 1 लिख दिया, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, एक सेकेंड, उसके बाद स्पेस दो, क्वेश्चन मार्क लगाओ, वो कह रहा है K2 की वैल्यू दो। K2 की वैल्यू क्या होती है? K2 क्या होता है? लोड, हाँ मुझे यूज करना है। उसके बाद K3, मेरे को मान लो डिले यूज नहीं करना, 0। मेरे को मान लो K4 क्या होता है? रिलायबिलिटी, मुझे यूज नहीं करना, क्वेश्चन मार्क। वो कह रहा है MTU यूज करना है आपको, हाँ। तो देखो मैंने अब बोल दिया राउटर को कि आप बैंडविड्थ, आप लोड और MTU यूज करोगे मैट्रिक कैलकुलेशन के लिए। लेकिन तुम देखो उसी वक्त नेबरशिप आपकी डाउन चली गई, लिखा आ रहा है K वैल्यू मिसमैच, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब राउटर हेलो मैसेजेस एक्सचेंज करते हैं उसमें मैट्रिक वेट्स चेक करते हैं। अब मैट्रिक वेट शुड बी सेम, तभी तो राउटर की नेबरशिप फॉर्म होगी, वरना नेबरशिप फॉर्म होगी नहीं। तो इसका मतलब क्या है, यू हैव टू चेंज द मैट्रिक वेट्स ऑन ऑल द राउटर्स, राइट, है ना। देखो अगर मान लो मैं कहता हूं कि इस पे मैट्रिक वेट क्या चल रहा है, K1, K2 और K5, और यहाँ पे क्या चल रहा है, K1 और K3, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों के बीच में नेबरशिप नहीं बनेगी। अब तुम चाहते हो दोनों की नेबरशिप बने, तो तुम यहाँ पे भी क्या करोगे, K1, K2, K5, तो अब इन दोनों की नेबरशिप नहीं बनेगी। तो इट मींस इफ यू आर चेंजिंग द मैट्रिक वेट, यू नीड टू चेंज द मैट्रिक वेट फॉर ऑन ऑल द राउटर्स, दिस इज द प्रॉब्लम। तो इसलिए मैट्रिक वेट्स कभी भी यूज नहीं किए जाते। बेस्ट पाथ अगर मान लो आपको डिसीजन चेंज करना है, मान लो R1 के लिए एक और राउटर यहाँ पे होता R4 पे जाने के लिए, और R1 ने चुना होता कि ये उसका बेस्ट पाथ है, तुम चाहते हो ये बेस्ट पाथ बन जाए,
तो मैट्रिक वेट को यूज करके आप बेस्ट पार्ट डिसीजन चेंज जरूर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको हर एक राउटर का फिर मैट्रिक वेट चेंज करना पड़ जाएगा। तो हम कभी भी EIGRP में मैट्रिक वेट की वैल्यू चेंज करके बेस्ट पार्ट डिसीजन कभी भी मैनिपुलेट नहीं करते हैं। हम कुछ और फैक्टर यूज कर लेते हैं, लेकिन ये यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उससे मुझे मेरे ऑटोनॉमस सिस्टम में जितने भी राउटर होंगे सबका मैट्रिक वेट चेंज करना पड़ जाएगा। अरे यार, नहीं हटाना था इसको। चलो कोई नहीं, नहीं हटाना था तो नहीं हटाना था। क्लोज वेट द प्रोग्राम ब्ला 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 क्लोज। वार्षक नॉट रिस्पॉन्डिंग। चलो भाई, मैट्रिक कैलकुलेशन तो पूरा हो गया टॉपिक। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, EIGRP प्रोटोकॉल में। 1 घंटा लग गया मैट्रिक कैलकुलेशन में। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवर्टाइज डिस्टेंस एंड फिजिबल डिस्टेंस इन केस ऑफ EIGRP प्रोटोकॉल। ठीक है, EIGRP प्रोटोकॉल में 2 कॉन्सेप्ट और हैं, वो क्या है? एडवर्टाइज डिस्टेंस एंड फिजिबल डिस्टेंस। तो एडवर्टाइज डिस्टेंस क्या होता है और फिजिबल डिस्टेंस क्या होता है, वो भी देखो फटाफट। फिजिबल डिस्टेंस, देखो दोस्तों, मैं एक सिनेरियो बना देता हूं। ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया R4। ठीक है, अब फिजिबल डिस्टेंस क्या होती है? देखो, ये मान लो सोर्स, इसको मान लो डेस्टिनेशन। टोटल मेट्रिक वैल्यू फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन इज फिजिबल डिस्टेंस। क्लियर? और एडवर्टाइज डिस्टेंस क्या होती है? टोटल मेट्रिक वैल्यू फ्रॉम सोर्स नेबर टू डेस्टिनेशन, दैट इज नोन एज एडवर्टाइज डिस्टेंस। मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि टोटल सोर्स से डेस्टिनेशन तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? मेट्रिक वैल्यू को फिजिबल डिस्टेंस। और सोर्स के नेबर से डेस्टिनेशन तक की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम लोग? एडवर्टाइज डिस्टेंस। क्लियर? अब ये समझो, इसको हटाओ। देखो दोस्तों, मान लो मैं कहता हूं कि यहाँ पे ना एक X नाम का नेटवर्क है। क्या है? एक X नाम का नेटवर्क। तो अब आप लोगों को ये बात तो पता चली गई है ना कि राउटर पे अगर डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट होंगे जैसे कि EIGRP, तो उस केस में राउटर डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के लिए भी एक मैट्रिक वैल्यू कैलकुलेट करता है ना? आप लोगों को पता चल गया। तो मैं कहता हूं R4 के लिए X के नेटवर्क पे जाने के लिए जो मैट्रिक वैल्यू है, लेट सपोज वो है 10। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे R4 क्या है? सोर्स। डेस्टिनेशन क्या है? X का नेटवर्क। और R4 से X के नेटवर्क पे जाने के लिए टोटल मैट्रिक वैल्यू क्या आई? 10। तो देखा जाए तो ये एक FD वैल्यू नहीं हो गई? किसकी? R4 की। अब मैं आपसे पूछूं कि R4 की FD वैल्यू क्या है X के नेटवर्क पे जाने के लिए, तो आप क्या कहोगे? 10। लेकिन R4 के लिए क्योंकि 10 का नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो क्या AD वैल्यू होगी? नहीं होगी, क्योंकि AD वैल्यू क्या होती है? सोर्स के नेबर से डेस्टिनेशन तक की डिस्टेंस। ये तो खुद ही सोर्स है, और क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है तो कोई नेबर होगा इसका? नहीं। तो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के लिए हमेशा AD वैल्यू तो 0 होती है, लेकिन FD वैल्यू हमेशा कुछ ना कुछ कैलकुलेट होती है। क्लियर है यहां तक? अब मैं बात करता हूं कि R3 को मान लो। ठीक है, अब मैं चाहता हूं R3 से X के नेटवर्क पे जाने के लिए, ठीक है, मैट्रिक वैल्यू कैलकुलेट हो, तो ये FD वैल्यू होगी किसके लिए? R3 के लिए। अब क्या होगी ये? R3 के लिए FD वैल्यू, क्योंकि R3 हो गया यहाँ पे सोर्स, X हो गया डेस्टिनेशन, और सोर्स से डेस्टिनेशन तक की मैट्रिक वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? FD। अब एक बात समझना बड़े ध्यान से, एक बात बताओ, जब R4 X का नेटवर्क R3 को देगा, तो अभी आप लोगों को पता चला कि अपडेट पैकेट में क्या क्या इंफॉर्मेशन जाती है। R4 बताएगा ना अपने पैरामीटर किन बेसिस पे मैंने मैट्रिक वैल्यू कैलकुलेट करी है। तो पहले R3 क्या करेगा? पहले R3 के पास जो अपडेट पैकेट आएगा ना X के नेटवर्क का R4 से,
वो पहले उन पैरामीटर्स की वैल्यू पे मैट्रिक कैलकुलेट करेगा ताकि उसको ये पता चल जाए कि R4 की मैट्रिक वैल्यू क्या है। ठीक है, उसको पता चल गया कि R4 की मैट्रिक वैल्यू क्या है, वो 10 है। ठीक है, और फिर वो अपने पैरामीटर के हिसाब से और जो R4 के हिसाब से जो पैरामीटर है उनके हिसाब से मैट्रिक वैल्यू कैलकुलेट करेगा, तो अपनी मैट्रिक वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी R3 की। लेकिन एक बात समझो, ये तो हो गई FD, लेकिन AD क्या होती है? AD होती है सोर्स के नेबर से डेस्टिनेशन तक की डिस्टेंस। एक बात बताओ, R3 के लिए R3 से X के नेटवर्क तक की डिस्टेंस को तो मैंने FD बोल दिया, लेकिन R4 से डेस्टिनेशन तक की डिस्टेंस को, X के नेटवर्क तक की डिस्टेंस को क्या मैं AD नहीं बोलूंगा R3 के लिए? क्योंकि AD क्या होती है? सोर्स के नेबर। R3 का नेबर कौन है? R4। उससे डेस्टिनेशन तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? AD वैल्यू। तो देखा जाए, अगर मैं पूछूं कि R3 की AD वैल्यू क्या है, तो तुम यही तो कहोगे सर R3 की AD वैल्यू 10 है। क्यों? क्योंकि भाई R4 सोर्स के नेबर, सोर्स का नेबर कौन है? R4, उसके डेस्टिनेशन तक की डिस्टेंस क्या है? 10। तो वही तो AD वैल्यू हुई R3 के लिए। तो टेक्निकली R4 की FD, R4 की FD A3 के लिए क्या बन, R3 के लिए क्या बन गई? AD। बात समझ में आई? अब मैं कहता हूं, मान लो R3 की जो टोटल मैट्रिक वैल्यू है X पे जाने की, वो मान लो है 17। वो क्या है? मान लो 17। तो अब होगा क्या? जब R3 अपडेट मैसेज देगा R2 को, तो R2 अपनी मैट्रिक कैलकुलेट करेगा X तक जाने की, वो क्या हो जाएगी? FD वैल्यू। और R2 की AD वैल्यू क्या होगी? R2 की AD वैल्यू होगी R3 से डेस्टिनेशन तक की डिस्टेंस, बिकॉज सोर्स के नेबर, सोर्स ये रहा R2, उससे उसके नेबर से डेस्टिनेशन तक की डिस्टेंस क्या हो जाती है? AD वैल्यू। तो देखा जाए अब R3 की FD R2 के लिए क्या बन जाएगी? AD। तो मतलब R2 की AD क्या हो गई? 17। समझ में आया? तो मतलब एक राउटर की AD FD दूसरे राउटर के लिए क्या बन जाती है? AD वैल्यू। क्या आप लोगों को किसी को इसमें कोई डाउट है? नो सर। मयंक, कोई डाउट है आपको इसमें? नहीं सर। नहीं सर। चलो ठीक है, अभी दिखा देता हूँ AD और FD। वो मेरे से टपोलॉजी जो है ना, जो पिछली टपोलॉजी पे हम काम कर रहे थे, वो मुझसे गायब हो गई गलती से, नहीं तो उसी में दिखा देता। कोई नहीं, अब अगला प्रैक्टिकल करूंगा उसमें दिखा दूंगा। अच्छा चलो, AD और FD का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब नेक्स्ट थिंग, अब एक चीज और दिमाग में रखना कि EIGRP प्रोटोकॉल के केस में ना, जो आपका बेस्ट पाथ होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सक्सेसर पाथ, EIGRP प्रोटोकॉल के केस में। और जो पाथ हमारा बैकअप पाथ होता है EIGRP प्रोटोकॉल में, उसको हम बोलते हैं फिजिबल सक्सेसर पाथ। ठीक। अब एक चीज और मैं ऐड ऑन कर रहा हूं यहीं पे। एक चीज होती है कन्वर्जेंस टाइम, और एक चीज क्या होती है? रिकन्वर्जेंस टाइम। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, टाइम टेकन बाय अ राउटिंग प्रोटोकॉल टू ब्रिंग बेस्ट पाथ इनटू द एक्शन, वो क्या हो गया? कन्वर्जेंस टाइम। ठीक है। और रिकन्वर्जेंस टाइम क्या हो गया? टाइम टेकन बाय अ राउटिंग प्रोटोकॉल टू ब्रिंग बैकअप पाथ into action if best path goes down. This is known as reconvergence time in EIGRP protocol. ठीक है, मतलब सारे राउटिंग प्रोटोकॉल का यही बात मैं बता रहा हूं कि जितना टाइम लगता है बेस्ट पाथ को एक्शन में लाने में, वो हो गया कन्वर्जेंस टाइम। और अगर आपका बेस्ट पाथ डाउन हो गया तो आप बैकअप पाथ एक्शन में लाता है राउटिंग प्रोटोकॉल अपने आप, तो उसको हम बोलते हैं रिकन्वर्जेंस टाइम। ठीक है। अब एक बात बिल्कुल ध्यान से सुन लो, अमंग ऑल द राउटिंग प्रोटोकॉल्स, ठीक है, देखो स्टैटिक की तो बात करते नहीं, क्योंकि तो स्टैटिक में तो बैकअप पाथ जैसी चीज कोई एग्जिस्ट करती नहीं है ना। तो जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल हैं, चाहे वो रिप हो, चाहे वो OSPF हो, चाहे वो आगे तुम पढ़ोगे BGP, और फिर पढ़ोगे आगे जिंदगी में कभी MPLS, जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल हैं, उन सारे राउटिंग प्रोटोकॉल में द EIGRP प्रोटोकॉल हैज द लीस्ट रिकन्वर्जेंस टाइम। और जिस भी प्रोटोकॉल का जितना रिकन्वर्जेंस टाइम कम होगा,
वो उतना ही अच्छा प्रोटोकॉल होगा, हाँ के ना? देखो एक राउटिंग प्रोटोकॉल मान लो 10 सेकंड लेता है बैकअप पाथ को एक्शन में लाने में, अगर उसका बेस्ट पाथ डाउन हो गया तो मतलब 10 सेकंड तक डेटा फॉरवर्डिंग तो रुकी रहेगी ना। और अगर मान लो एक राउटिंग प्रोटोकॉल ले रहा है 2 सेकंड का टाइम बेस्ट पाथ को मतलब बैकअप पाथ को एक्शन में लाने में, अगर बेस्ट पाथ डाउन हो गया तो ऑब्वियस सी बात है तुम यही तो कहोगे यार जिसमें 2 सेकंड के लिए डेटा फॉरवर्डिंग रुक रही है वो प्रोटोकॉल अच्छा हुआ, है ना? तो EIGRP प्रोटोकॉल की सबसे लीस्ट कन्वर्जेंस है रिकन्वर्जेंस। अब उसके पीछे रीजन क्या है वो भी सुन लो। देखो होता क्या है, रिप प्रोटोकॉल, OSPF, BGP, इन प्रोटोकॉल में क्या होता है, राउटर पहले से बैकअप पाथ डिसाइड करके नहीं रखता। देखो अगर मान लो मैं कहता हूं ये हो गया R1, R1 से आगे हो गया राउटर R2, R2 से आगे हो गया एक राउटर R3, मान लो एक और राउटर है यहाँ पे R4, R4 से है R5, R5 से क्या है यहाँ पे ये, ठीक है? ये हो गया मेरा सोर्स, ये हो गया मेरा डेस्टिनेशन। लेट्स सपोज दैट इस राउटर पे क्या चल रहा है, रिप प्रोटोकॉल, ठीक है, इन सारे राउटर्स पे। तो अकॉर्डिंग टू द रिप प्रोटोकॉल, अकॉर्डिंग टू राउटर R1, व्हिच पाथ इज बेस्ट पाथ टू रीच टू द डेस्टिनेशन, दिस वन, दैट्स ग्रेट। तो ये पाथ कहां पड़ा होगा, ये पाथ पड़ा होगा राउटिंग टेबल में, ठीक है? लेकिन अगर मैं कहता हूं ये पाथ डाउन हो जाए तो पहली बात तो जब तक ये पाथ राउटिंग टेबल से हटेगा नहीं तब तक राउटर बैकअप पाथ को एक्शन में नहीं लाएगा। और आपको पता है ना रिप प्रोटोकॉल में जो टाइमर होते हैं वो कैसे होते हैं, हेलो टाइम, होल्ड टाइम, इनवैलिड टाइम, फ्लश आउट टाइम। फ्लश आउट टाइम कितना होता है, 240 सेकंड का, मतलब 4 मिनट। मतलब 4 मिनट तक मान लो पहली बात तो ये पाथ राउटिंग टेबल में ही पड़ा रहेगा। उसके बाद क्या होगा, इस पाथ को राउटिंग टेबल से हटाया जाएगा। फिर क्या होगा, फिर R1 एक नई कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा और नई कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद फिर ये पाथ निकल के आएगा एज बेस्ट पाथ, तो फिर इस पाथ को वो एक्शन में लाएगा, ठीक है? सेम गोज टू OSPF। OSPF में भी क्या होता है कि पहले से बैकअप पाथ डिसाइड नहीं होता है। अगर मान लो यहाँ पे OSPF चल रहा होता और R1 ने डिसाइड करा होता डेटा ऐसे फॉरवर्ड होगा और मैं कहता हूं ये लिंक डाउन हो जाता, तो R1 अपने जो OSPF में तो क्योंकि डेटाबेस एक्सचेंज करते हैं राउटर, याद हो तो उस पूरे डेटाबेस पे सारी कैलकुलेशन फिर से परफॉर्म होती और तब जाके कैलकुलेट होता कि ये एक और बेस्ट पाथ है तो इससे डेटा फॉरवर्डिंग होगी। मतलब EIGRP हो गया, सॉरी रिप हो गया, OSPF हो गया, BGP हो गया, इसमें बैकअप पाथ पहले से डिसाइडेड नहीं होता। बट इन केस ऑफ EIGRP प्रोटोकॉल द बैकअप पाथ इज प्री डिफाइंड, पहले से डिसाइड कर लेता है EIGRP प्रोटोकॉल की आपका बैकअप पाथ कौन सा होगा, ठीक है? अब एक बात समझना, अगर एक पाथ डाउन गया और मैंने बैकअप पाथ पहले से ही कैलकुलेट कर रखा है तो ऑब्वियसली बात है मैं उसको इमीडिएटली राउटिंग टेबल में लाऊंगा और डेटा फॉरवर्डिंग चालू करूंगा। और एक प्रोटोकॉल में मैं पहले कैलकुलेशन परफॉर्म करूंगा उसके बाद बैकअप पाथ को एक्शन में लाऊंगा, तो टाइम तो लगेगा ना यार जिसमें कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है बाद में। So that is why EIGRP protocol has the least reconvergence time because backup path is predefined in EIGRP protocol. यहां तक चीज क्लियर? लेकिन बैकअप पाथ भी वही पाथ बनेगा जो कि कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड तभी वो पाथ बैकअप बनेगा। अगर मान लो कुछ वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाती है तो फिर बैकअप पाथ EIGRP में भी नहीं होगा, ठीक है? तो EIGRP प्रोटोकॉल में भले ही एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जाने के लिए बैकअप पाथ पहले से डिसाइड होता है अगर वो एग्जिस्ट करता है तो, लेकिन उस पाथ को कुछ कंडीशंस हैं उनको सेटिस्फाई करना पड़ता है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी वो पाथ बैकअप बनेगा और एल्स अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो पाथ बैकअप नहीं बनेगा। फिर जैसे रिप और EIGRP OSPF नहीं करते कि बेस्ट पाथ डाउन गया तो फिर से कैलकुलेशन होगी, तो फिर EIGRP में भी वैसे ही होगा। अब समझे वो कंडीशंस क्या क्या हैं जिनके बेसिस पे बैकअप पाथ पहले से प्री डिफाइंड हो जाता है, ठीक है? वो समझते हैं। उसके लिए ना AD और FD का कॉन्सेप्ट हमारे लिए जानना जरूरी था बिकॉज AD और FD का कॉन्सेप्ट लाई करता है वहां पे बैकअप पाथ को कैलकुलेट करने के लिए। देखो मैं सिनेरियो बना देता हूं, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया R4, एक ये ले लो R5, एक ये ले लो, ठीक है? देखो दोस्तों मैं मैट्रिक वैल्यू लिख रहा हूं, मान लो R1 और R2 के बीच में मैट्रिक वैल्यू है 100, R1 और R5 के बीच में मैट्रिक वैल्यू 100, R1 और R4 के बीच में मैट्रिक वैल्यू 100, R2 R3 के बीच में मैट्रिक वैल्यू 100, R5 R3 के बीच में मैट्रिक वैल्यू 150, R4 R3 के बीच में मैट्रिक वैल्यू है कितनी 200। लेट्स सपोज दैट
R1 क्या है मेरा सोर्स, R3 क्या है मेरा डेस्टिनेशन, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू R1 से अगर मैं R2 पे जाऊं और R2 से मैं जाऊं R3 पे, तो टोटल मैट्रिक वैल्यू कितनी लगेगी 100। R1 से मैं अगर R5 पे जाऊं, R5 से मैं फिर R3 पे जाऊं, टोटल मैट्रिक वैल्यू विल बी 250, यहाँ पे 200 होगा ना ये। और अगर मैं R1 से जाऊं R4 पे, R4 से जाऊं R3 पे, तो टोटल मैट्रिक वैल्यू कितनी लगी 300। लीस्ट मैट्रिक वैल्यू कहां से पड़ रही है, इस वाले पाथ से पड़ रही है ना लीस्ट मैट्रिक वैल्यू। तो जिस पाथ से लीस्ट मैट्रिक वैल्यू पड़ती है वो पाथ आपका क्या हो जाता है, बेस्ट पाथ। और EIGRP प्रोटोकॉल में बेस्ट पाथ को क्या बोला जाता है, अभी बताया था ना, इट इज नोन एज सक्सेसर पाथ इन केस ऑफ EIGRP प्रोटोकॉल। तो ये पाथ हो गया मेरा सक्सेसर पाथ, ठीक है। अब बात करते हैं इन दोनों में से, R5 वाले पाथ में से और R4 वाले पाथ में से कौन सा पाथ मेरा बैकअप बनेगा। अब बैकअप पाथ बनने के लिए मैंने आपको बताया कि कुछ कंडीशंस भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। that condition is basically known as feasibility condition। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, फिजिबिलिटी कंडीशन इन केस ऑफ EIGRP प्रोटोकॉल। तो अगर फिजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो R5 R4 में से जो भी बेस्ट बैकअप पाथ, मतलब जो भी फिजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो बैकअप बन जाएगा। और अगर दोनों ही फिजिबिलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाते तो कोई भी बैकअप नहीं बनेगा, सीधी सीधी बात। अब फिजिबिलिटी कंडीशन क्या कहती है, देखो फिजिबिलिटी कंडीशन कहती है कि जो इस वक्त आपका करंट सक्सेसर है, जो इस वक्त आपका बेस्ट पाथ बना हुआ है, ठीक है, उसकी जो FD वैल्यू है ना वो बड़ी होनी चाहिए, किससे, जो भी आपका बैकअप पाथ बनना चाहता है ना उसकी AD वैल्यू से। मैंने क्या लिखा, फिजिबिलिटी कंडीशन क्या कहती है कि जो भी इस वक्त पाथ बेस्ट पाथ है उसकी FD वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, किसकी, किससे, AD वैल्यू से, उस पाथ की जो बैकअप बनना चाहता है। अब देखो इस वक्त R2 से R3, तो R1 से R2, R2 से R3 तक टोटल मैट्रिक वैल्यू आपको दोस्तों कितनी पड़ रही है, FD वैल्यू 200 है, हाँ या ना। अब मैंने बोला वो बड़ी होनी चाहिए, किससे, मेरे पास दो ऑप्शन है बैकअप पाथ बनने के लिए, एक तो ये वाला पाथ और एक ये वाला पाथ। मैं पहले इस वाले पाथ की बात करूं, मैंने क्या लिखा, जो भी बैकअप बनना चाहता है उसकी AD वैल्यू। अब ये बैकअप बनना चाहता है, उसकी AD वैल्यू क्या हुई, R1 की इस पाथ के लिए AD वैल्यू क्या होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस वो कितनी है 150। और दूसरा तो ये हो गया R5 वाले पाथ के लिए। और दूसरा कौन सा पाथ है, R4 वाला पाथ। ये भी अपने आप को क्या बनाना चाहता है, बैकअप। तो कंडीशन क्या है भाई, जो FD है आपके बेस्ट पाथ की वो बड़ी होनी चाहिए, किससे, AD वैल्यू से, जो बैकअप बनना चाहता है। अब अगेन R1 की इस पाथ से AD वैल्यू कितनी पड़ेगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस वो कितनी है 200। तो देखा जाए, ध्यान से समझना, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हुई, ये तो इक्वल होता है, ये ग्रेटर देन थोड़ी हुआ। कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई हुई, कंडीशन आपकी बीच वाली सेटिस्फाई हुई कि नहीं हुई। तो इसका मतलब आपका ये वाला जो पाथ है इसने फिजिबिलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई किया, तो इसका मतलब आपका ये वाला जो पाथ है, पाथ वाया R1 टू R5 एंड R5 टू R3, दिस पाथ विल बिकम माय फिजिबल सक्सेसर पाथ। क्योंकि बैकअप पाथ को हम क्या बोलते हैं EIGRP प्रोटोकॉल में, फिजिबल सक्सेसर पाथ। समझ में आया। अब पता है क्या, बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर देखो R1 से अगर मैं R1 से R3 पे जा रहा हूं वाया R2 तो उसकी मैट्रिक वैल्यू है 200, R1 से R3 पे जा रहा हूं वाया R5 तो उसकी मैट्रिक वैल्यू है 250, और R1 से R3 पे जा रहा हूं तो उसकी मैट्रिक वैल्यू है 300। तो ऑब्वियस सी बात है सर, बैकअप तो इसको ही बनना चाहिए था ना, क्योंकि सेकंड लीस्ट मैट्रिक वैल्यू इसकी है ना। बहुत से बच्चे यही बोलते हैं कि सर यही तो बनना चाहिए था, यही बना है, देख लो। लेकिन ऐसा नहीं होता, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपकी मैट्रिक वैल्यू तो बहुत बड़ी है लेकिन आपकी AD वैल्यू छोटी है, ऐसा भी सिनेरियो आ जाते हैं। मैं अभी दिखा देता हूं कैसे सिनेरियो हो सकता है वो। इसको हटाने दो पहले। ओके, यहां से मैट्रिक वैल्यू को हटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ओके,
तो क्या करें मैट्रिक वैल्यू का, बताओ भाई। मैं नई मैट्रिक वैल्यू लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं मैट्रिक वैल्यू लिख देता हूँ, मान लो 200, ठीक है। और यहाँ पे एडी वैल्यू लिख देता हूँ 100, ठीक। यहाँ पे क्या करता हूं, यहाँ पे मैट्रिक वैल्यू कर देता हूं मैं 220 और यहाँ पे मैट्रिक वैल्यू कर देता हूं 10, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब फिर से बात करें कि ये बात तो भाई ये वाला जो पाथ है दोस्तों आपका, ये वाला, ये तो अभी भी बेस्ट ही रहा, क्योंकि मैट्रिक वैल्यू तो R1 से R2 और R2 से R3 और R3 से कितनी रही, 200, इसे भी बेस्ट रहने दो। अब देखना, R1 से अगर मैं R5 पे जाऊं, R5 से मैं R3 पे जाऊं, तो टोटल मैट्रिक वैल्यू कितनी पड़ रही है, 230। और R1 से मैं जाऊं R4 से, और R4 से जाऊं R3 पे, तो मैट्रिक वैल्यू कितनी पड़ रही है, 300। अब तुम ये बोलो कि सर बैकअप तो ये बनना चाहिए था, लेकिन अब ये फिजिबिलिटी कंडीशन तो मैच नहीं करेगा ना। बताऊं कैसे, देखो केस वन क्या कहता है, जो आपका बेस्ट पाथ है, उसकी एफडी वैल्यू लिखो, लिख दी, वो बड़ी होनी चाहिए जो बैकअप बनना चाहता है। इसका एडी वैल्यू कितनी है, 220, और दूसरे वाली पाथ की देखना एडी वैल्यू क्या है, 100। फिजिबिलिटी कंडीशन मैच किसने करी, इसने नहीं करी, तो ये बनेगा ना बैकअप पाथ, भले इसकी मैट्रिक वैल्यू बड़ी हो। तो इसलिए फिजिबिलिटी कंडीशन मस्ट बी मैच टू बिकम द नेबर। अब अगर मान लो दोनों ही फिजिबिलिटी कंडीशन मैच ना कर पाते तो क्या होता, तो कोई भी बैकअप ना बनता। अब ये भी सवाल आता है कि अगर दोनों ही सर फिजिबिलिटी कंडीशन मैच कर जाते तो कौन सा बैकअप पाथ एक्शन में आता। तो भाई उस केस में आपका जिसकी मैट्रिक वैल्यू छोटी होती पहले वो पहले आता एक्शन में। समझ में आया, बैकअप फिर दोनों ही बनते, लेकिन एक्शन में कौन सा आता अगर आपका बेस्ट पाथ डाउन होता, जिसकी मैट्रिक वैल्यू छोटी होती। क्या किसी को यहां तक कोई डाउट है? नो सर। नहीं सर, चलो मुबारक हो। नहीं सर। लास्ट प्रैक्टिकल ऑफ द डे। तो दोस्तों ये मेरा ओवरऑल सिनेरियो है, ठीक है। तो सब पे EIGRP प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करूंगा, और EIGRP कॉन्फ़िगर करने के बाद AD और FD का कॉन्सेप्ट देखेंगे हम यहाँ पे। और साथ के साथ मैं ये भी देखूंगा, कि अगर मुझे बेस्ट पाथ मैनिपुलेट करना हो तो क्या मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, वो हम सारी चीजें आज देखेंगे, ठीक है। और साथ के साथ ये देख लेंगे कि आप लोगों को पता होगा लोड बैलेंसिंग होती है, एक होती है इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग, एक होती है अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। और अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग सिर्फ पॉसिबल किसमें है, EIGRP प्रोटोकॉल में। तो अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग हम कैसे करा सकते हैं, तो ये सारी चीजें देखते हैं। तो फटाफट एक काम करो कि इन सारे राउटर्स पे राउटिंग प्रोटोकॉल चला दो और IP एड्रेस दे दो, ठीक है। तो R1 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो कृपया ध्यान दीजिए, मेरे IP एड्रेस देते वक्त कोई गलती हो तो बताइए, वैसे भी तुम लोग गलती में निकालने में तो उस्ताद हो। तब तक अपने माइक वाइक ऑन करके तुम लोग मुझसे बातें कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस of 0/0, नो शटडाउन। सर आप अरुण तुम्हारा माइक चल रहा है क्या? कोशिश करो यार बोलने की, तुमसे कुछ बात करने। नहीं चल रहा माइक? सर ये EIGRP आज खत्म हो जाएगा क्या? पागल हो रहे हो क्या? EIGRP अगले 3-4 दिन और चलेगा। 3-4 दिन और चलेगा? हाँ, अभी हुआ क्या तुम्हारा? अभी तुम्हारा मेरे को कल की क्लास में वो बताऊंगा कि मैं इंटरनल मैकेनिज्म EIGRP प्रोटोकॉल का RTP प्रोटोकॉल पूरा बताना है, ठीक है। फिर तुम लोगों का ये बताना है, अभी तो EIGRP का नंबर मोड चल रहा है, फिर नेम्ड मोड बताना है, फिर ये बताना है EIGRP में ऑथेंटिकेशन कैसे इंप्लीमेंट होती है,
फिर ये बताना है कि EIGRP प्रोटोकॉल में डिफॉल्ट रूट कैसे एडवर्टाइज किया जाता है, फिर ये बताना है राउट फिल्टरिंग कैसे होती है, फिर ये बताना है मैनुअल समराइजेशन कैसे होती है, फिर ये चीज बतानी है कि पॉलिसी बेस्ड राउटिंग कैसे इंप्लीमेंट होती है, फिर ये बताना है कि IPv6 पे EIGRP कैसे काम करता है। तो बहुत कुछ रह गया, फिर तो 4-5 दिन की क्लास है पूरी। सर क्यों? सर तो BGP तो बहुत टाइम लेगा। नहीं, BGP में टाइम नहीं लगेगा इतना। क्यों बताऊं क्यों? देखो जब EIGRP इसलिए टाइम लेगा, देखो जब आप लोगों को मैं राउट फिल्टरिंग पढ़ाऊंगा, आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा वो टॉपिक, तो मेरे को टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन जब मैं OSPF में भी राउट फिल्टरिंग कराऊंगा तो कॉन्सेप्ट लगभग सिमिलर है। आप मेरी बात समझना, आपको ये पता चल गया कि देखो मैं आपको जब रिप पढ़ाता हूँ तो रिप प्रोटोकॉल में मेरी 2 या 3 दिन क्लास चली जाती है। क्यों? क्योंकि सब कुछ नया, मैट्रिक वैल्यू क्या होती है, ठीक है, कैलकुलेशन कैसे होती है। लेकिन यही चीज अगर मैं OSPF पढ़ाऊं या EIGRP पढ़ाऊं तो बच्चे को दिमाग में होता है भाई मैट्रिक का मतलब ये होता है, AD का मतलब ये होता है। तो EIGRP जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगा राउट फिल्टरिंग। तो अभी आपको नहीं पता राउट फिल्टरिंग क्या होता है, अब राउट फिल्टरिंग करने के 6-7 तरीके हैं, वो बताना पड़ेंगे। लेकिन जब OSPF में पढ़ाऊंगा तो सेम ही राउट फिल्टरिंग सेम तरीके से होगी, OSPF में भी वही 6-7 तरीके होंगे। तो वहां पे जो मेरे को 2 दिन लगेगा, मेरे को 1 ही दिन में मेरा काम हो जाएगा। अब अभी जब मैं EIGRP प्रोटोकॉल पे IPv6 पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो IPv6 की पहले पूरी थ्योरी भी तो बतानी पड़ेगी। अब जब मैं OSPF पढ़ाऊंगा तो क्या OSPF में भी मैं IPv6 की थ्योरी पढ़ाऊंगा? नहीं ना, तब तो मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको। तो टाइम वहां पे कम लग जाता है OSPF BGP में। EI जो भी मैं पहला प्रोटोकॉल आप पढ़ते हो ना NP में, वहां पे टाइम ज्यादा इसलिए लग जाता है क्योंकि आपको सारी चीजें बिल्कुल बतानी पड़ती है। सर हम लोग रिप भी पढ़ेंगे क्या? भाई रिप मैंने बोला, रिप मैं तब पढ़ाऊंगा जब लास्ट में टाइम बचेगा तो, क्योंकि नलिनी मैम के लिए मुझे सिलेबस खत्म करना है मार्च के एंड तक। तो BGP जब नहीं खत्म ऐसा सर कुछ जरूरी नहीं है, अभी एग्जैक्ट ज्वाइनिंग नहीं आई नहीं, है। देखो भगाऊंगा तो मैं हूं नहीं, पढ़ाऊंगा तो सारी, लेकिन हाँ। हो जाता है पहला तो दैट्स वेल एंड गुड। तो R1 पे हो गया, IP एड्रेस वगैरह दे दिए, प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर दिया, दैट्स इट। अब आ जाओ R2 पे। अच्छा तुम लोगों को एक बात बताऊं, तुम लोगों को ये पता है कि अगर तुम्हारे राउटर पे मेरे को ये चेक करना हो कि कोई प्रोटोकॉल चल रहा है नहीं चल रहा, तो तुम लोगों को ये कमांड पता है, शो IP प्रोटोकॉल। राउटर क्या कह रहा है? कोई प्रोटोकॉल नहीं चल रहा, शो IP प्रोटोकॉल समरी। एक कमांड ये भी है आप लोगों के पास। जब मैं इस कमांड को इंप्लीमेंट करता हूं तो राउटर क्या कह रहा है कि कनेक्टेड और स्टैटिक, मतलब ये 2 प्रोटोकॉल ऑलरेडी चल रहे हैं। क्या कह रहा है कि एक तो कनेक्टेड का मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड जो होते हैं वो, और स्टैटिक कह रहे हैं ये दो प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट चल रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कभी कोई रिक्रूटर पूछता है क्या बाय डिफॉल्ट आपके राउटर पे कोई प्रोटोकॉल ऑलरेडी चल रहा होता है क्या, तो आप ये कह सकते हो हाँ सर बाय डिफॉल्ट 2 प्रोटोकॉल आपका राउटर शो करता है। एक तो डायरेक्टली कनेक्टेड, वो शो करता है कि हाँ भाई ये राउटिंग में पड़े होंगे नेटवर्क, और अगर स्टैटिक की कॉन्फ़िगरेशन करी हुई है तो स्टैटिक वाले भी बाय डिफॉल्ट पड़े होते हैं। ठीक है, एल्स मतलब कोई राउटिंग प्रोटोकॉल अभी नहीं चल रहा है। यहाँ पे लिखा आ रहा है ना IP राउटिंग इज NS अफेयर। अब ये पता नहीं क्या है इसका मतलब, मुझे भी नहीं पता क्योंकि विकिपीडिया तो मैं भी नहीं हूँ ना मैंने जाना। IP एड्रेस 10.0.0.2 और ये कौन सा हो गया? इंटरफेस F1/0। IP एड्रेस कौन सा हो गया? 20.0.0.1। देखो आप लोगों ने अभी तक शायद एक भी प्रैक्टिकल नहीं किया है, अब मैं आप लोगों को ना प्रैक्टिकल दे दूंगा इसके GRE टनल के DM VPN के। ठीक है, हैंडमेड प्रैक्टिकल दे दूंगा, वो आप लोग कर लेना, क्योंकि फिर EIGRP प्रोटोकॉल के प्रैक्टिकल दूंगा कम से कम 7-8, तो कर लेना साथ के साथ आप लोग, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है थ्योरी पढ़ने का। नहीं सर बिल्कुल सर देना सर। हाँ, लर्निंग बेटा प्रैक्टिकल से ही होती है। तुम देख लेना, तुम इस चीज को खुद महसूस कर लोगे कि जब तुम प्रैक्टिकल में टास्क परफॉर्म करते हो ना तो अंडरस्टैंडिंग बनती है, तो तुम सीखते हो चीजें। कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि अब देखो अभी सिंपल सी बात है, मैं तुम लोगों को ना अभी ये प्रैक्टिकल करा रहा हूं, मैं तुम्हें इसमें बेस्ट पाथ मैनिपुलेट करना सिखा दूं। अब मैं तुम्हें एक दूसरे डायग्राम दूं और मैं तुम्हें बोलूं बेस्ट पाथ मैनिपुलेट करना है तुम्हें, ठीक है, लेकिन ये बोल दूं तुम्हें कि तुम ये चीज नहीं कर सकते, बेस्ट पाथ मैनिपुलेट करो लेकिन ये चीज मत करना। अब वहां पे तुम्हारे दिमाग लगेंगे कि यार ये टास्क होगा कैसे, ये चीज तो करनी नहीं है मुझे और मेरे को यही चीज आती है। तो इसलिए कह रहा हूं कि अपना दिमाग लगाया करो प्रैक्टिकल करने में। जितना ज्यादा प्रैक्टिकल करोगे उतनी ज्यादा लर्निंग होगी। और एक बात बताऊं, ट्रबल शूटिंग और कुछ नहीं है, ट्रबल शूटिंग यही होती है आपकी। ठीक है, कि जब आप प्रैक्टिकल करते हो तो आप प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करते हो। और आपकी शो वाली जितनी भी कमांड है ना, वही सारी ट्रबल शूटिंग की कमांड होती है, और कुछ नहीं होता ट्रबल शूटिंग में।
सर हम लोग एनपी में एससीएल नेट पैड पढ़ेंगे क्या? किसमें? हाँ हाँ भाई, पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। अच्छा, एडवांस वर्जन पढ़ेंगे ना उनके, थोड़े से पढ़ेंगे पढ़ेंगे। ओके सर। आई थिंक 20-25 मार्च तक क्लास तो चलेगी। भाई डेली डेली पढ़ मैं तो कह रहा हूँ डेली पढ़ लो, डेली पढ़ लोगे तो 30 मार्च तक आप लोगों का सारा एनपी हो जाएगा। अब जब हफ्ते में जब 4 दिन क्लास होगी ना तो जाएगा अप्रैल में भी। सर मेरा तो कोई दिक्कत नहीं है और सारे फ्रेंडों का तो दिक्कत मुझे है। पता है तुम बेरोजगार आदमी हो, सारे थोड़ी है। अब तुम और मैं ही तो है भाई। सर क्या करे, जिंदगी अच्छा से खेल रही है खेल। कोई नहीं। नहीं सर, घर वाले सपोर्ट करते हैं नहीं, इसलिए दिक्कत नहीं है। अभी घर वाले सपोर्ट है घर वालों का। बेटा उनकी कहीं ना कहीं मजबूरी भी होती है, कुछ ऑप्शन ही नहीं है, करना ही पड़ेगा उन्हें। अब देख लो यार, मैं 24 का हो गया हूँ, घर बैठ गया हूँ, घर वालों को क्या है बेटा, मार थोड़ी देंगे, कर भाई सपोर्ट ही करो। सर मैं घर जा रहा हूँ, कब जा रहे हो? ऑनलाइन क्लास। सर मम्मी बोली अभी जॉब नहीं लग रहा, घर पे आ जाओ, कुछ देर बाद चले जाना। मम्मी बोली जॉब तो लग नहीं रही, आके घर में झाड़ू पोछा ही कर ले, कुछ काम वाम भी कर ले, नल ले। नहीं, मम्मी बोली आ जा, कुछ देर बाद चले जियो। तो फिर सोच रहा हूँ घर पे जाकर ऑनलाइन क्लास तो वहां से भी ले लूंगा। हाँ देख लो। हाँ सर, वही निकलूंगा सोमवार मंगलवार को, जब एनपी कंप्लीट हो जाए फिर आऊंगा। ठीक है। और तुम्हारा वो सिक्योरिटी तुम पढ़ना चालू कर रहे थे एनबी में, चालू किया तुमने, नहीं किया? सर मैंने आई करना है सर, अभी मैं सोच रहा हूँ एनपी आप खत्म कर दो, फिर 1 महीना प्रैक्टिस करके। अभी बैच कोई स्टार्ट नहीं है वहाँ पे, आपने बोला था ना पीयूष कटारिया सर का बैच लेने को, तो हाँ। मैंने वहाँ पे बात किया था, तो मैम बोल रही थी 1-2 महीने बाद उनका बैच स्टार्ट अरे होगा। कोई नहीं भाई, सुनो मैं कह रहा हूँ पीयूष कटारिया का मतलब प्रवीण कटारिया का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा। दूंगा। देखो भाई, हमने इन सारे ये जितने भी राउटर है मेरे पास इस नेटवर्क में, 5 राउटर है मेरे पास, पांचों के ऊपर मैंने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिए हैं और EIGRP प्रोटोकॉल भी कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब मेरा जो अल्टीमेट टास्क है ना, वो मेरा अल्टीमेट टास्क ये है दोस्तों कि मेरे पास ये है मेरा सोर्स और ये 2 का नेटवर्क है मेरा डेस्टिनेशन। मेरे को पहले ये चेक करना है कि R1 से इस 2 के नेटवर्क पे जाने के लिए मेरे पास 3 पाथ शो होने चाहिए, राइट? अब मैंने आपको बताया था 3 टेबल होती है, नेबर टेबल, टपोलॉजी टेबल और राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल में सिर्फ बेस्ट पाथ होता है, तो इसका मतलब R1 मतलब इन तीनों में से जो भी बेस्ट होगा वो तो राउटिंग टेबल में दिखेगा ही लेगा। लेकिन मैंने आपको बताया था टपोलॉजी टेबल में एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जाने के लिए सारे पाथ होते हैं, है ना? तो मतलब R1 की टपोलॉजी टेबल में तो तीनों ही पाथ दिखेंगे ना। तो आओ पहले टपोलॉजी टेबल देखते हैं। R1 पे आ जाओ। अब R1 पे आके सबसे पहले तो आप क्या करोगे, आप कमांड चलाओ डू शो IP EIGRP नेबर। पहले नेबरशिप चेक कर लो कि आपकी तीनों राउटर के साथ नेबरशिप आ रही है। R1 कह रहा है उसकी तीनों राउटर के साथ नेबरशिप है। सिमिलरली एक बार मैं ना R3 पे और चेक कर लेता हूं कि R3 पे भी सारे राउटर पे नेबरशिप आ रही है, क्योंकि अगर किसी राउटर पे नेबरशिप ही नहीं है तो यार आपका पाथ वैसे ही नहीं दिखाई देगा। तो R3 के पास भी सारे पाथ नेबरशिप आ रही है, तो मतलब ओवरऑल मेरे पास कनेक्टिविटी शो हो रही है। अब मैं R2 पे जाके चेक करूंगा तो दिखाई देगा वो इन दोनों को, ठीक है? तो अब R1 पे आओ। अब R1 पे आके मैं सबसे पहले नेबर टेबल मैंने कंफर्म कर ली, नेबरशिप इज देयर। अब मैं R1 पे आके चेक करना चाहता हूँ राउटिंग टेबल, डू शो IP राउट। अब R1 क्या कह रहा है, R1 कह रहा है कि उसके पास 2 के नेटवर्क पे जाने के लिए एक पाथ है, और वो पाथ किससे है, वाया 10.2 से। मतलब R2 के थ्रू एक बेस्ट पाथ मिल रहा है 2 पे जाने के लिए, और उसकी मैट्रिक वैल्यू ये है। क्लियर है दोस्तों? लेकिन अब मेरे पास ये 2 पाथ भी तो हैं। अब ये 2 पाथ बेस्ट पाथ क्यों नहीं बने, क्योंकि इनकी मैट्रिक वैल्यू शायद हायर होगी 10.2 वाले पाथ से। लेकिन इन 2 पाथ की इंफॉर्मेशन आपको कहां मिलेगी? देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि ना आपको अगर टपोलॉजी टेबल देखनी है EIGRP प्रोटोकॉल की, तो 2 कमांड है, डू शो IP EIGRP टपोलॉजी ऑल लिंक्स। एक तो मैंने कमांड ये बताई थी, है ना, और एक कमांड बताई थी कि आप डायरेक्ट ये लिखो डू शो IP EIGRP टपोलॉजी। अब मैंने कहा था कि इन दोनों कमांड का डिफरेंस मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। अब सुनो, जब आप ये कमांड चलाते हो ना डू शो IP EIGRP टपोलॉजी, तो इस कमांड से सिर्फ आपको आपके बेस्ट पाथ और आपके बैकअप पाथ दिखते हैं जब आप सिर्फ टपोलॉजी वाली कमांड चलाते हो। और जब आप ऑल लिंक्स वाली कमांड चलाते हो तो इससे आपको आपके बेस्ट पाथ, बैकअप पाथ, मतलब जितने भी पाथ होंगे सारे के सारे पाथ दिखते हैं।
ऑल लिंक्स वाली कमांड से। डिफरेंस समझ में आया? तो बेसिकली अभी मैं अभी ना पहले कमांड चलाता हूं टपोलॉजी वाली, ठीक है? कितनी कमांड चलाता हूं? टपोलॉजी वाली। तो R1 क्या कहता है, ध्यान से देखना। R1 कहता है कि 2 के नेटवर्क पे जाने के लिए उसके पास एक सक्सेसर पाथ है, लिखा रहा है एक सक्सेसर पाथ है, और उस पाथ की मैट्रिक वैल्यू क्या है? 158720। तो 10.2 से उसको वो बेस्ट पाथ मिल रहा है, सही बात है। और उसके बाद R1 क्या कह रहा है कि देखो ये जो चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है ना, ये तो है एफडी वैल्यू, मतलब R1 से 2 के नेटवर्क पे जाने के लिए, R1 से 2 के नेटवर्क पे जाने के लिए ये है आपकी टोटल मैट्रिक वैल्यू। लेकिन ये वैल्यू क्या है दोस्तों? ये वैल्यू है आपकी एडी वैल्यू। समझ में आया? तो अब देखो, अब ये एडी वैल्यू, तो इसका मतलब तो R2 से 2 के नेटवर्क पे जाने के लिए टोटल मैट्रिक वैल्यू क्या होगी? यही तो होगी, देख लो जाके, क्योंकि R1 की एडी वैल्यू R2 की एफडी होगी कि नहीं होगी? अभी समझाया था, तो R2 पे जाके एक बार वेरीफाई करना जरा। डू शो आईपी EIGRP टपोलॉजी टेबल। टपोलॉजी टेबल देखोगे तो यहाँ पे R2 क्या कह रहा है? R2 कह रहा है कि उसके पास 2 के नेटवर्क पे जाने के लिए एक बेस्ट पाथ है वाया 156160। ये टोटल मैट्रिक पड़ रही है R2 को, ठीक है? किससे? 20.2 से। मतलब 20.2 कौन सा? मतलब R2 को ये मैट्रिक वैल्यू पड़ रही है। तो ये R2 की क्या हुई? एफडी। अब R2 की एफडी R1 के लिए एडी हो गई कि नहीं हो गई? देख लो यार, यहाँ पे लो मैच कर लो, ये देखो